हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम है काइंड्स ऑफ कंपनीज। इट्स चैप्टर नंबर 2, काइंड्स ऑफ कंपनीज। ठीक है, मेरी बात को प्लीज बहुत बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चे। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ना है, जितनी भी तरीके की कंपनीज होती हैं हमें उन सारी कंपनीज के बारे में पढ़ना है। एक्चुअली क्या है, बहुत सारी ना कंपनीज हैं, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम लोगों ने कई बार पढ़ी हुई है या सुनी हुई है, लेकिन हमें उनका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता। हाँ, ऊपर ऊपर से हमें पता है। फॉर एग्जाम्पल कोई पूछे प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ये सारी कंपनी के जो वर्ड्स हैं ये हमने सुने हुए हैं। ये हमने कहाँ सुने हैं? ये CS फाउंडेशन के अंदर पढ़ाए जाते हैं, राइट। तो हम लोगों ने ये सारे वर्ड्स कभी ना कभी सुने हुए हैं, लेकिन हमें इन सब का मतलब नहीं पता, राइट। तो वी आर हियर टू डिटरमिन द मीनिंग ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ कंपनीज। ये बात समझ आती है हमें? डन। बड़े ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूं, ऑल ऑफ यू। एक चीज जानना चाहता हूं, यामिनी जी, यामिनी ना बच्चे मुझे एक बात बता, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है? रिलायंस में गवर्नमेंट का शेयर है? पता नहीं, पूछ रहा हूं आपसे। इज इट प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी? आपने कहा ये पब्लिक होल्डिंग कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट का शेयर है। मुझे नहीं आया समझ आप क्या कहना चाह रहे हो। सेम क्वेश्चन टू मैम, आप क्या बोलते हो? रिलायंस प्राइवेट कंपनी है कि पब्लिक कंपनी है? पब्लिक। मैम पीछे वाली मैम, पब्लिक कंपनी मतलब उसमें पीछे वर्ड, वो तो प्राइवेट कंपनी में भी यूज होता है और पब्लिक में भी यूज होता है, दोनों में होता है। लिमिटेड वर्ड तो सब में आता है, प्राइवेट में भी और पब्लिक में भी। प्राइवेट में प्राइवेट वर्ड मेंशन होता है, लेकिन पब्लिक कंपनी में प्राइवेट वर्ड मेंशन नहीं होता। होता क्या है मैम? प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी क्या होता है, क्या समझ आता है आपको बताइए? अच्छा, मतलब अगर नाम है तो आपको सिर्फ नाम से ही पता चलेगा, गलती से नाम नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी कंपनी प्राइवेट है कौन सी पब्लिक है, ये कहना चाह रहे हो? बच्चे बड़े ध्यान से समझते हैं, प्लीज देखिएगा। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो कंपनीज की जो क्लासिफिकेशन है, जो काइंड्स ऑफ कंपनीज है, ये बहुत सारे बेसिस पे होता है, पता है। सिर्फ प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन नहीं करते। प्राइवेट पब्लिक कंपनी एक काइंड्स ऑफ कंपनीज में आता है। कुछ होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, इसको हम बोलते हैं काइंड्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी अलग होती है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप अलग होती है। समझ आ रही है ये चीज? तो हम लोग अब क्या पढ़ना स्टार्ट हो रहे हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा ऑल ऑफ यू। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, दैट इज प्राइवेट कंपनी। मेरी बात को सुनिएगा बहुत बहुत ध्यान से, आई विल गिव यू एम्पल टाइम टू राइट डाउन। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राइवेट कंपनी। सुनिए, इधर देखना भी मत, पहले मेरी बात सुनना, ठीक है। जब भी मैं कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक करा रहा हूं तो पहले यू हैव टू लिसन टू मी, ठीक है। यार देखो, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंपनी दो तरीके की कंपनी होती है, प्राइवेट एंड पब्लिक। सर प्राइवेट कंपनी क्या होती है समझते हैं। कहता है जी, अगर कभी भी दो या दो से ज्यादा लोग चाहते हैं कि हम कंपनी फॉर्म करें, अगर मान लो अमित वोरा और अमित वोरा की वाइफ, हम दो लोग कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं, तो हम दो लोग कौन सी कंपनी फॉर्म करेंगे? प्राइवेट कंपनी, राइट। अगर मैं अकेला कंपनी फॉर्म करना चाहता हूं तो मैं कौन सी कंपनी फॉर्म करूंगा? OPC, 1 पर्सन कंपनी। और अगर कम से कम 7 लोग मिलकर कंपनी बनाना चाह रहे हैं तो वो बना सकते हैं पब्लिक कंपनी। ये बात समझ आती है? एक है प्राइवेट कंपनी, एक है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 लोग चाहिए, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 लोग चाहिए। ये बात तो हमें क्लियर है। बट द थिंग इज सर, प्राइवेट कंपनी क्यों बनाएगा कोई? प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट कंपनी में 2 लोग चाहिए, पब्लिक कंपनी में 7 लोग चाहिए। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? प्राइवेट कंपनी हम क्यों फॉर्म करते हैं, होती क्या है प्राइवेट कंपनी? सुनिएगा, सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि प्राइवेट कंपनी जो होती है वो ऐसी कंपनी होती है जिसमें 2 रेस्ट्रिक्शंस और एक प्रोहिबिशन होती है। याद रहेगा, प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें 2 रेस्ट्रिक्शंस और एक प्रोहिबिशन होती है, ठीक है जी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन? बच्चे, जब भी गवर्नमेंट कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, वो क्या है? प्रोहिबिशन। यू कांट डू दिस। आप कर सकते हो लेकिन ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसको क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शन। ये चीज याद रहेगी।
अब प्राइवेट कंपनी में सबसे पहली रेस्ट्रिक्शन क्या आती है? प्राइवेट कंपनी की सबसे पहली रेस्ट्रिक्शन है कि इसमें मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं। 200 मेंबर से ज्यादा नहीं हो सकते। समझ आ रही है ये चीज? इसका मतलब ये हुआ कि प्राइवेट कंपनी कभी भी बहुत बड़ी नहीं हो सकती। प्राइवेट कंपनी में ज्यादा से ज्यादा कितने मेंबर हो सकते हैं? 200 मेंबर हो सकते हैं। समझ आती है ये बात? डन। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स। ठीक है, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम 200 मेंबर्स, तो इसके अंदर बच्चे जो हमारी कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, मान लो मैंने और मेरी वाइफ ने कंपनी बनाई अमित वोरा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, हमारी कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं, मान लो हमने उन्हें भी शेयर्स दे रखे हैं, तो वो हमारे मेंबर है। नाउ माय क्वेश्चन इज, माय पॉइंट इज कि अगर प्राइवेट कंपनी के प्रेजेंट एम्प्लॉइज एंड पास्ट एम्प्लॉइज ने भी शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो वो जो एम्प्लॉइज को शेयर्स दिए वो एम्प्लॉइज मेंबर भी हैं। एम्प्लॉइज को शेयर्स दिए तो वो शेयर होल्डर कौन हो गया? मेंबर हो गया। लेकिन उनको उस 200 की लिमिट में काउंट नहीं किया जाएगा। समझ आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो सुनिए, प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी इन विच देयर कैन बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स। एंड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ 200 मेंबर्स, जब हम 200 मेंबर्स की बात कर रहे हैं, फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज सच एम्प्लॉइज हु आर परचेजिंग आवर शेयर्स, हु आर आवर प्रेजेंट एम्प्लॉइज और एज वेल एज पास्ट एम्प्लॉइज, उनको 200 की लिमिट में काउंट नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, मान लो आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि एक प्राइवेट कंपनी है, उसके 250 मेंबर्स हैं। कितने हैं? 250 मेंबर्स, जिसमें से 60 एम्प्लॉइज हैं। 250 मेंबर्स हैं, मतलब 250 लोगों ने उसके शेयर्स खरीदे, जिसमें से 60 उसके एम्प्लॉइज हैं। तो बताओ ये लॉ वायलेट हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि 250 में से जो 60 एम्प्लॉइज हैं हम उनको काउंट नहीं करेंगे। तो 250 में से हमने 60 माइनस कर दिया, कितना रह गया? 190। समझ आ रही है ये बात? तो कहने का मतलब क्या हुआ, प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर 2 रेस्ट्रिक्शंस और एक प्रोहिबिशन है। 2 रेस्ट्रिक्शन होते हैं। पहली रेस्ट्रिक्शन मैंने आपको क्या बताई कि उसकी प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं, और 200 की लिमिट काउंट करते हुए उसके प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉइज को काउंट नहीं किया जाएगा। ये बात समझ आ रही है? श्योर? चलें आगे। ठीक है जी। अब यहां पर आती है दूसरी चीज। दूसरी चीज ये आती है कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में एक और डिफरेंस है, या प्राइवेट कंपनी में क्या यू कैन से दूसरी रेस्ट्रिक्शन क्या है, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। देखिए, मान लो मैं अपने ब्रोकर को फोन करता हूं और अपने ब्रोकर को फोन करके कहता हूं भाई रिलायंस के शेयर्स खरीद लो 1000 शेयर्स, वो एंटर करेगा, मेरे अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। समझ आ रही है बात? क्यों? क्योंकि रिलायंस पब्लिक कंपनी है, तो पब्लिक कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। समझ आ रही है ये चीज? मतलब उसमें आप कभी भी शेयर खरीदो बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं हल्दीराम के शेयर खरीदना चाहूं, हल्दीराम प्राइवेट लिमिटेड, तो मैं नहीं खरीद सकता। क्यों नहीं खरीद सकता? क्योंकि वो एक प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी के शेयर्स खरीदने में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। समझ आ रही है ये चीज आपको? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, सुनिएगा। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम 200 मेंबर होते हैं। मान लो हम सब ने मिलकर एक प्राइवेट कंपनी बनाई, हो सकता है? मान लो हम सब ने मिलकर एक प्राइवेट कंपनी बनाई और हमने अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया कोई भी मेंबर अपना शेयर बेचने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल लेगा। कोई भी मेंबर अपना शेयर बेचने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल लेगा। अब ये बताओ, हम ऐसा तो नहीं कह रहे ना कि आप बेच ही नहीं सकते। हम क्या कह रहे हैं? आप बेच सकते हो, लेकिन एक टर्म एंड कंडीशन क्या है कि आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये रेस्ट्रिक्शन हुई या प्रोहिबिशन हुई? रेस्ट्रिक्शन हो गई। समझ आ रही है चीज हमें? या पता है, कभी कभी जैसे हल्दीराम मेरा क्लाइंट है, हल्दीराम मेरा क्लाइंट है और बहुत अच्छा क्लाइंट है मेरा, और उसमें क्या है कि ना हल्दीराम में घर घर के लोगों ने शेयर्स ले रखे हैं। उन्होंने अपने आर्टिकल्स में पता क्या लिख रखा है, अगर हमारा कोई भी मेंबर अपनी कंपनी का शेयर बेचना चाहता है तो पहले वो बाकी मेंबर्स को ऑफर देगा, पहले वो बाकी मेंबर्स को ऑफर देगा। अगर वो नहीं लेते तो वो किसी आउटसाइडर को बेच सकता है। तो यहां पर भी बेचने से मनाही तो नहीं की गई, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन डाल दिया, एक इफ एंड बट डाल दिया कि इफ यू वांट टू सेल देन प्राइमरी ऑफर शैल बी गिवन टू अदर मेंबर्स। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? तो कहने का मतलब क्या हुआ, प्राइवेट कंपनी जो है उसके अंदर 2 रेस्ट्रिक्शंस अभी हमने पढ़ी। पहली कौन सी पढ़ी? मिनिमम इसमें 2 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम इसमें 200 मेंबर्स होते हैं। याद रहेगा, मिनिमम 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं इसमें, और 200 की लिमिट को काउंट करते हुए इसके प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉइज को काउंट नहीं किया जाता। दूसरी चीज, क्या प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं, लेकिन फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, उस पर रेस्ट्रिक्शन होती है। सर किस तरीके की रेस्ट्रिक्शन हो सकती है? मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए। मान लो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल चाहिए पहले, उससे बिना पूछे नहीं बेच सकते, ये भी एक रेस्ट्रिक्शन है। या अगर आप बेचना चाहते हो तो आपको अपने अदर मेंबर्स को प्राइमरी ऑफर देनी पड़ेगी, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन।
याद रहेगा जी, क्लियर है सबको। अच्छा एक चीज और समझिएगा, कहता है जी इसमें प्रोहिबिशन क्या होती है, कहता है प्राइवेट कंपनी पे ये प्रोहिबिशन होती है कि ये पब्लिक इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज नहीं ला सकती, पब्लिक से एट लार्ज पैसे नहीं ले सकती। जैसे हम कहते हैं ना कि एक कंपनी पब्लिक से पैसा ले रही है तो वो प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है, सुना आप लोगों ने कभी, लेकिन प्राइवेट कंपनी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि यार जब आप पब्लिक से पैसे लेते हो ना तो आपको हजारों लाखों लोग शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं, राइट, लेकिन प्राइवेट कंपनी में तो 200 से ज्यादा मेंबर हो ही नहीं सकते, तो प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक इश्यू नहीं ला सकती। याद रखिए बात। अब देखो लॉ की लैंग्वेज समझो, नो प्राइवेट कंपनी कैन ब्रिंग पब्लिक इश्यू। अब ये रेस्ट्रिक्शन है या एब्सोल्युटली प्रोहिबिट किया हुआ है, मना किया हुआ ना, नो कंपनी कैन ब्रिंग पब्लिक इश्यू, तो ये क्या है, प्रोहिबिशन है। याद रहेगी ये बात हमें। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि अमित सर प्राइवेट कंपनी क्या होती है, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, सुनिएगा। सबसे पहले मैं बोलूंगा प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी defined under section 2 clause 68 of Companies Act 2013। कहां पे डिफाइंड है, सेक्शन 2 क्लॉज 68। याद रहेगा, प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 68। कहता है जी कौन सी कंपनी है, कहता है प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एओए समझते हो, कंपनी जब फॉर्म होती है तो कंपनी के दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एमओए एंड एओए। एओए होता है कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट। कहता है जी प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसमें 3 शर्तें होती हैं, 3 में से 2 रेस्ट्रिक्शन और एक प्रोहिबिशन है। रेस्ट्रिक्शन कौन कौन सी है, पहली बात मिनिमम 2 मेंबर्स टू मैक्सिमम 200 मेंबर्स एंड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ 200 मेंबर्स प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉइज शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट, राइट। सेकेंडली देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। व्हाट काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन कैन बी देयर, फॉर एग्जांपल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल चाहिए या और भी कोई कंडीशन हो सकती है, ठीक है। एंड थर्ड जो है वो प्रोहिबिशन है, वो क्या है कि प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज नहीं ला सकती। याद रहेगी ये बात, कभी भी पब्लिक से एट लार्ज पैसा नहीं ले सकती। आप कभी जिंदगी में नहीं देखोगे कि किसी प्राइवेट कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इश्यू किया, क्योंकि प्राइवेट कंपनी कभी भी लोगों से पैसा नहीं ले सकती। इतनी बात समझ आई हमें, डन। अच्छा अब हम आते हैं थोड़ा सा और सेंसिबल चीजों पे, सुनना बड़े ध्यान से। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होते हैं, ये बात समझ आती है। इसमें मेंबर्स भी 2 होते हैं और डायरेक्टर्स भी 2 होते हैं। और आपने सही कहा था कि इसके नाम में प्राइवेट वर्ड आता है, राइट। कोई भी प्राइवेट कंपनी ऐसी नहीं हो सकती जिसके नाम में प्राइवेट वर्ड ना हो। याद रहेगी बात, क्लियर है सबको। तो प्राइवेट कंपनी में क्या आता है, प्राइवेट वर्ड आता है। लेकिन अब मैं आपको यहां पे एक चीज खास बता दूं, सुनना बड़े ध्यान से। देखिए मैंने यहां पर भी लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 2 मेंबर्स होते हैं, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स होते हैं और इसके नाम में प्राइवेट वर्ड आता है। लेकिन एक चैप्टर है आपके कोर्स में जो आप पढ़ोगे, उसका नाम है प्रोड्यूसर कंपनी। क्या नाम है, प्रोड्यूसर कंपनी। बच्चे यू विल रियलाइज कि प्रोड्यूसर कंपनी भी प्राइवेट कंपनी होती है। प्रोड्यूसर कंपनी इज ऑल्सो अ प्राइवेट कंपनी, लेकिन उसके अंदर कभी भी प्राइवेट वर्ड नहीं आता, याद रखिएगा। तो हमसे कोई पूछे कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है, सर ये चला दो प्लीज। जी अगर हमसे कोई पूछे, सर नाराज हो हमसे, किसने खोला था, बाबूजी आपने, पब्लिक डिमांड थी, छोड़ दो, कर दो बंद, कर दो सर कर दो। अब लग रही है, अब जान निकल रही है यार। थैंक यू सर। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं कि हर प्राइवेट कंपनी के नाम पे प्राइवेट वर्ड आता है। हर प्राइवेट कंपनी के नाम में आता है हल्दीराम प्राइवेट लिमिटेड, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन याद रखिएगा प्रोड्यूसर कंपनी इज दी ओनली प्राइवेट कंपनी जिसके नाम में प्राइवेट वर्ड नहीं आता। याद रहेगी ये बात, क्लियर है बच्चे सबको। अच्छा अब एक चीज सुनिए बड़े ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा था। एक बार ना पेपर में क्वेश्चन आया था, सीए के क्वेश्चन में, सीएस के पेपर में नहीं आया था, सीए आईपीसीसी में, सीए इंटर में एक क्वेश्चन आया था कि एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने डिबेंचर होल्डर्स हो सकते हैं। एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स हो सकते हैं। बड़े ध्यान से समझेगा, चाहे जितने मर्जी हो, कोई लिमिट ही नहीं है। लॉ की लैंग्वेज क्या है, प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी इन विच नंबर ऑफ मेंबर्स नॉट एक्सीड्स 200। हाँ या ना, वो नंबर ऑफ मेंबर्स है, मेंबर मतलब शेयर होल्डर, यस और नो। लेकिन डिबेंचर्स की जब हम बात करते हैं उसमें कोई लिमिट ही नहीं दी गई। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइवेट कंपनी में 200 से ज्यादा शेयर होल्डर्स नहीं हो सकते, लेकिन डिबेंचर होल्डर्स आप जितने चाहे हो सकते। याद रहेगी ये बात, कोई डाउट इसके अंदर, एम आई क्लियर, पक्का। देखिए यहां पे मैंने लिखा हुआ है
डिवेंचर होल्डर्स जितने मर्जी हो, लेकिन कंपनी कभी भी डिवेंचर्स का पब्लिक ऑफर या पब्लिक इशू नहीं ला सकती। सर पब्लिक इशू क्यों नहीं ला सकती? क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा प्रोहिबिशन ऑन पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज, शेयर्स नहीं लिखा, सिक्योरिटीज, मतलब चाहे शेयर्स हो, चाहे डिवेंचर्स हो, चाहे बॉन्ड्स हो, कुछ भी हो, आप उसका पब्लिक इशू नहीं ला सकते। याद रहेगी बात। तो हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी देयर इन प्राइवेट कंपनी? मैक्सिमम 200। हाउ मेनी डिवेंचर होल्डर्स कैन बी देयर? इनफिनाइट नंबर, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हाँ पब्लिक से एट लार्ज वो नहीं ले सकती। याद रखिएगा, इधर सुनिए जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। एक कंपनी, मान लो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक से तो पैसा ले नहीं सकती, किससे ले सकती है? जान पहचान वाले से ले सकती है। मान रहे हो ये चीज? मान लो मैंने और मेरी वाइफ ने एक कंपनी बनाई, प्राइवेट कंपनी, हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है, हम क्या करेंगे? आपसे पैसा ले लेंगे जान पहचान वाले से और आपको शेयर्स या डिवेंचर्स इश्यू कर देंगे, राइट? अब याद रखिएगा, इसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट। याद रहेगा सबको, ये सेक्शन 42 है, आप आज से 15-20 दिन बाद पढ़ोगे। जब कंपनी लोगों से पैसा लेती है उसको हम बोलते हैं पब्लिक इशू, जब कंपनी जान पहचान वालों से लेती है उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। तो मैं एक लाइन बोल रहा हूं, बताइएगा सही बोल रहा हूं? पब्लिक कंपनी कैन नॉट रेज फंड्स बाय पब्लिक इशू, बट प्राइवेट कंपनी कैन नॉट रेज फंड्स बाय पब्लिक इशू, बट प्राइवेट कंपनी में रेज फंड्स बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स या प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ डिवेंचर्स। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? कि एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती, लेकिन जान पहचान वाले से पैसा ले सकती है। क्लियर है बच्चों ये बात? डन। अच्छा, मेरी एक चीज को बहुत ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। आपको पता है, जैसे आपका जो घर होगा, जिस घर में आप रहते हो, कईयों का घर होगा खाली पापा के नाम पे होगा, कईयों का होगा खाली मम्मी के नाम पे होगा, कईयों का होगा दादा के नाम पे होगा, कईयों का होगा मम्मी पापा दोनों के नाम पे होगा। सुना आप लोगों ने? तो इसका मतलब क्या, एक घर में जॉइंट ओनरशिप हो सकती है? हो सकती है ना? एक घर में जॉइंट ओनरशिप हो सकती है। अब ये बताओ, क्या एक शेयर में जॉइंट ओनरशिप हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे तो हमें शेयर सर्टिफिकेट मिला? जब हम कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे तो हमें क्या मिलेगा? शेयर सर्टिफिकेट। उस शेयर सर्टिफिकेट में मेरा भी नाम है और मेरी वाइफ का भी नाम है। क्या ऐसा हो सकता है? ध्यान से समझिएगा, शेयर्स में जॉइंट ओनरशिप हो सकती है। याद रखिए बात, शेयर्स में जॉइंट ओनरशिप हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि एक शेयर सर्टिफिकेट पे एक से ज्यादा लोगों का नाम लिखा हुआ है। याद रखिए बात। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, उसको अपनी कॉपी में लिखना। जो आपकी कॉपी होगी उसकी मार्जिन लाइन होती है ना ऊपर, कॉपी की मार्जिन लाइन, उसके ऊपर लिखना। सुनना मैं क्या बता रहा हूं, पहले सुनो। अगर फिजिकली आप कभी किसी कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट खरीद रहे हो फिजिकली, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 4 जॉइंट मेंबर्स हो सकते हैं। कितने? 4। याद रहेगा, देयर कैन बी 4 जॉइंट मेंबर्स अगर आप किसी कंपनी के फिजिकली शेयर्स खरीद रहे हो। लेकिन एक होता है डीमैट अकाउंट, इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स खरीदते हैं। अगर आप किसी कंपनी के इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स खरीदते हो तो ज्यादा से ज्यादा 3 जॉइंट मेंबर्स हो सकते हैं। लिख लो ये बात, लिखो जॉइंट मेंबर्स अंडर फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स, जॉइंट मेंबर्स अंडर फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट। जॉइंट मेंबर्स अंडर फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है जी, लिख लो यहां पे मैक्सिमम 4, मैक्सिमम 4, और फिर लिखिए जॉइंट मेंबर्स अंडर डीमैट अकाउंट, जॉइंट मेंबर्स अंडर डीमैट अकाउंट। मैक्सिमम 3। याद रहेगा। तो क्या जॉइंट मेंबरशिप हो सकती है? यस, हो सकती है। अगर हम जॉइंट मेंबरशिप की बात करते हैं बच्चे, तो इसका मतलब ये हुआ फिजिकली 4 हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली 3 हो सकते हैं। याद रहेगा। अब मेरी बात सुनिए बड़े ध्यान से। हल्दीराम एक प्राइवेट कंपनी है। हल्दीराम का शेयर सर्टिफिकेट है जिसपे मेरा और मेरी वाइफ का नाम लिखा हुआ है। हम दोनों कौन हो गए? जॉइंट मेंबर्स हो गए। समझ आ रही है बात? हल्दीराम एक प्राइवेट कंपनी है, एक सर्टिफिकेट है जो मैंने और मेरी वाइफ ने अपने नाम पे जॉइंटली रखा है। उस सर्टिफिकेट पे मेरा नाम भी और मेरी वाइफ का नाम भी है। ठीक है, हम 2 मेंबर्स हैं, लेकिन कहता है आपको जब हम वो 200 की काउंटिंग करेंगे ना, तो आप दोनों को भी एक माना जाएगा। समझ आ रही है ये बात? मैं क्या बोल रहा हूं बड़े ध्यान से सुनेगा। इंग्लिश में सिंपल लाइन बोलता हूं। इन केस ऑफ जॉइंट मेंबरशिप, in case of joint membership, for the purpose of calculating limit of 200 in private company, joint member shall be considered as 1 member। याद रखिए ये बात। अगर एक सर्टिफिकेट है हल्दीराम कंपनी का जिसमें मेरा, मेरी वाइफ का, फादर का, मदर का, चारों का नाम है, चाहे हम चारों का नाम है शेयर सर्टिफिकेट पे, लेकिन फिर भी हम चारों को एक ही माना जाएगा जब हम 200 की लिमिट को काउंट
करेंगे। याद रहेगी बच्चे सबको? समझ आ रहा है व्हाट आई मीन टू से? देखिए लिखा है जॉइंट मेंबर शैल बी ट्रीटेड एज वन मेंबर। क्लियर है जी? याद रहेगा सबको? और आपने कभी बचपन में सुना होगा कि प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख होती है। सुना कभी आपने? अब ऐसी कोई लिमिट नहीं है। प्रैक्टिकली सोच के देखें एक बार, बड़े ध्यान से सुनेगा। मैंने और मेरी वाइफ ने एक बिजनेस शुरू करना है। आप बताओ हम दोनों कितना पैसा लगाएं? ये हम डिसाइड करेंगे कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी? ये हम डिसाइड करेंगे भाई, हमारी मर्जी। गवर्नमेंट कहती है प्राइवेट कंपनी कम से कम 1 लाख रुपए से होगी। पहले ये रूल था भाई, हमारे बिजनेस में चाहिए ही नहीं 1 लाख, क्यों लगाए जबरदस्ती? तो ये रूल बड़ा अनजस्टिफाइड था। हु इज गवर्नमेंट टू डिसाइड कि हम कितना इन्वेस्ट करेंगे? भाई ये हमारी मर्जी है। तो इसीलिए एट प्रेजेंट ऐसी कोई पेड अप कैपिटल वाली लिमिट नहीं है। याद रहेगी बात? एट प्रेजेंट कोई नहीं है, कल को अगर आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते। याद रहेगा जी? तो अगर हम इस पूरे क्वेश्चन को नट शेल में कंक्लूड करना चाहें तो ध्यान से देखिए हम क्या कहेंगे, सुनिएगा। अगर मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में कहना चाहूं, देखिए इधर अगर मेरे से कोई पूछे कि अमित जी प्राइवेट कंपनी क्या होती है, देखिएगा बड़े ध्यान से। अब मैं कैसे इसको अपने लिए याद करने की कोशिश करूंगा। आई से सेक्शन 2 क्लॉज 68 प्लस नो मिनिमम पेड अप कैपिटल, सही बोल रहा हूं, प्लस 3 कंडीशंस इन एओए। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में 3 कंडीशंस होंगी। कौन कौन सी कंडीशन है वो? पहली कंडीशन, मेंबर्स 2 to 200, फिर प्लस जॉइंट मेंबर्स एज 1, जॉइंट मेंबर्स एज 1, राइट? इनको एक काउंट किया जाएगा एज 1, प्लस इसके बाद मैं लिखूंगा कि मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 जॉइंट मेंबर्स एज 1। अच्छा, एम्प्लॉइज एक्सक्लूडेड, हाँ या ना? अगर एम्प्लॉइज ने शेयर्स खरीदे हैं तो उन्हें 200 की लिमिट में काउंट नहीं किया जाएगा। नो पब्लिक इश्यू, ये कंपनी पब्लिक इश्यू नहीं ला सकती। प्लस मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, प्लस प्राइवेट वर्ड होना चाहिए इसके नाम पे, राइट? और कौन सी ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो प्राइवेट वर्ड ना भी लिखे तो चलेगा? प्रोड्यूसर कंपनी। और एक और होती है जिसको हम बोलते हैं कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट। अगर ये भी अपने नाम में प्राइवेट वर्ड नहीं डालती तो कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस हमने लास्ट में क्या बोला कि प्राइवेट कंपनी में डिबेंचर होल्डर्स की कोई लिमिट नहीं है, इसमें जितने मर्जी डिबेंचर होल्डर्स होना चाहे हो सकते हैं। क्लियर है जी ये बात सबको? एनी डाउट इन दिस? तो प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 68 and for in order to incorporate a private company we need not have any minimum paid up capital. There shall be 3 conditions mentioned in the articles of association. Out of such 3 conditions there are 2 restrictions and 1 prohibition. Restrictions are that the number of members shall not exceed 200 and secondly दूसरी restriction क्या है? There is restriction on transfer of shares. वो भी हमने यहाँ लिखनी है, restriction on transfer of shares, राइट? और 200 की लिमिट में एम्प्लॉइज काउंट नहीं होंगे, जॉइंट मेंबर्स काउंट नहीं होंगे, जॉइंट मेंबर्स को एक माना जाएगा। ये कंपनी पब्लिक इश्यू नहीं ला सकती, इसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होते हैं। प्राइवेट वर्ड इसके अंदर आता है, लेकिन कौन कौन सी कंपनीज ऐसी है जो प्राइवेट है लेकिन प्राइवेट वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है? एक कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट और एक प्रोड्यूसर कंपनी। ये क्या होती है ये हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। और आगे कह रहा है डिबेंचर होल्डर्स जितने मर्जी इसमें हो सकते हैं। याद रहेगा बच्चे? एनी डाउट इन दिस? क्लियर है सबको? और जब मैम आप लास्ट में आए हो, अभी आपको 15 मिनट के बाद पूरी क्लैरिटी आएगी, ठीक है? जो आप लेट आए हो, ठीक है? इसको नोट करना है, मैं अपनी लैंग्वेज में लिखवाता हूं, लिखिएगा। अपनी अपनी कॉपीज निकालिए, हेडिंग डालिए। प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 68 लिखिए। प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी, प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी
defined under section 2 clause 68. Private company is a company defined under section 2 clause 68 of Companies Act 2013, of Companies Act 2013, as a company with members not exceeding 200, with members not exceeding 200, and restriction on transfer of shares, and restriction of transfer of shares, and restriction on transfer of shares, with absolute prohibition on public issue of securities, with absolute prohibition on public issue of securities. ठीक है जी. और नेक्स्ट लाइन में बीच में लिखेंगे नोट, और नोट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. नोट लिख के नोट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे, ऐसे हमने लिखा नोट, और नोट लिख के इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे लिखिए, फॉर द पर्पस ऑफ रिकनिंग, for the purpose of reckoning, RECKONING, reckoning means calculating. For the purpose of reckoning, RECKONING, reckoning means calculating the limit of 200. For the purpose of reckoning the limit of 200, past and present employees shall not be included. Past and present employees shall not be included. Past and present employees shall not be included. और उसी में नीचे प्लस करके लिखेंगे shall not be included. फिर उसी में नीचे प्लस करके लिखेंगे joint members taken as one. Joint members taken as one. और सेकेंड पार्ट में लिखेंगे there can be infinite number of debenture holders in private company. There can be infinite number of debenture holders in private company. और थर्ड पार्ट में लिखेंगे एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, और फोर्थ पार्ट में लिखेंगे private word as a part of its name. Private word as a part of its name. Private word as a part of its name. ब्रैकेट में लिख लो except producer company and company not for profit. Except producer company and company not for profit. ठीक है जी, डन, क्लियर है. अब समझते हैं बड़े ध्यान से. अब आपको बच्चे क्लियर होगा जो बाद में है. सुनना, कुछ ना टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स, जो आपको कंपनी लॉ पढ़ते हुए बार बार आएंगी. तो उन बेसिक टर्म्स का आपको मीनिंग बहुत क्लियर होना चाहिए. वो बेसिक टर्म का मीनिंग मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं यहां पे. कौन कौन सी टर्म्स है? एक टर्म होती है जो बार बार आती है जिसको बोलते हैं प्रमोटर. कंपनी का प्रमोटर कौन है, राइट? और एक टर्म होती है जो बार बार आती है, हमें तंग करती है, दैट इज शेयर होल्डर. एक टर्म होती है जो बार बार आती है, मेंबर. एक होता है डायरेक्टर, और एक होता है सब्सक्राइबर. These 5 terms are used in every sentence of company law. प्रमोटर, शेयर होल्डर, मेंबर, डायरेक्टर एंड सब्सक्राइबर. ठीक है. अब यार ये टर्म्स हैं क्या, एक बार हम इसको डिस्कस करते हैं. जैसे मैंने कहा कि बेटा प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं. चलो सर समझ आ गया, रट भी लिया. लेकिन एक्चुअली मेंबर होता कौन है?
शेयर होल्डर कौन होता है? सर प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स होते हैं। सर डायरेक्टर माने इतना बड़ा, डायरेक्टर माने कंपनी का टॉप लेवल, लेकिन एक्चुअली में डायरेक्टर है क्या, समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपको एक स्टोरी समझाता हूं, एक सेल्फ क्रिएटेड स्टोरी। जैसे जैसे वो स्टोरी आगे बढ़ेगी ये 5 टर्म्स में क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है? बड़े ध्यान से सुनना। मेरी जो मॉम है, मेरी जो मदर है, वो खाना बहुत अच्छा बनाती है। सबको अपनी माँ के हाथ का खाना अच्छा लगता है ना, लेकिन एक्चुअली में मेरी माँ खाना अच्छा बनाती है। दो मैं अपनी वाइफ के सामने नहीं कह पाता कि उनका ज्यादा अच्छा है, बट माई मॉम इज अ वेरी गुड कुक। अब मान लो एक दिन मैं और मेरी मम्मी हम सब बैठे हुए थे डिनर पे और हम डिनर कर रहे थे, ठीक है? अब डिनर टाइम पे कर रहे थे, मैंने कहा मेरी मम्मा जो है ना, उनकी स्पेशलिटी है, एक डेजर्ट होता है ना खीर बहुत अच्छी बनाती है मम्मी। मैं कहा मम्मा यार मजा आ गया खीर खा के। तो मैं कहा मम्मी एक काम करते हैं यार, होटल खोलते हैं, चलो एक काम करते हैं, एक रेस्टोरेंट खोलते हैं। मम्मी कहती है अब इस उम्र में मेरे को हलवाई बनाएगा। मैं कहा नहीं, एक्चुअली मैं सीरियसली कह रहा हूं, आप इतने अच्छा खाना बनाते हो, लेट अस ओपन अ रेस्टोरेंट, एक कंपनी बनाते हैं और बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब वहां पे बैठे बैठे क्या हुआ, पापा ने भी कहा ठीक है यार मैं भी सपोर्ट कर दूंगा, हमारी वो एक शॉप पड़ी हुई है तो वहीं पर अपना छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। और वाइफ कहती है ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी मेरे को, मैंने कहा कंपनी मैं फॉर्म कर दूंगा। वाइफ कहती है ठीक है, मम्मी के साथ जो भी सामान वामान लाना है मैं ले आऊंगी। और हमने प्लान किया सबने कि ठीक है यार लेट अस ओपन अ रेस्टोरेंट बाय द नेम ऑफ कंपनी, एक कंपनी बनाते हैं और रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब आप देखो, हम सबके दिमाग में आइडिया आया, ये आइडिया मेरे दिमाग में आया और हम सब ने मिलकर उस आइडिया को फ्लरिश किया, यस और नो। तो हम सब लोग कौन हो गए? प्रमोटर। समझ आ रही है ये बात? तो अगर हमसे कोई पूछे कि प्रमोटर कौन होता है, बड़े ध्यान से सुनेगा। इस एग्जाम्पल में अमित वोरा की वाइफ, उसके फादर और उसकी मदर, हम 4 लोग हैं। हम चारों के 4 लोग कौन हो गए? प्रमोटर्स। यस और नो? ठीक है जी। क्योंकि अगर हमसे कोई पूछे लेमैन लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में, वैसे तो प्रमोटर की डेफिनेशन, बड़े ध्यान से सुनेगा, वैसे प्रमोटर की जो डेफिनेशन है वो दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 69 के अंदर। ये हम पढ़ेंगे जब 3rd चैप्टर आएगा प्रमोटर वाला। लेकिन अगर मेरे से कोई पूछे कि प्रमोटर क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में, तो मैं क्या बोलूंगा? प्रमोटर इज अ पर्सन who conceives an idea, ये आपने बचपन में भी सुना होगा, who conceives an idea and does formalities, जितनी भी फॉर्मेलिटीज, जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करता है, टू इनकॉर्पोरेट दी कंपनी। ठीक है जी। कंपनी के डायरेक्टर्स कौन होंगे, कंपनी का बैंक अकाउंट कहां खुलेगा, कंपनी के एमओए में क्या होएगा, कंपनी के एओए में क्या होएगा, ये सारी चीजें जो देखता है उसको क्या बोलते हैं? प्रमोटर। पहली बात समझ आई? प्रमोटर इज अ पर्सन हु कंसीव्स एन आइडिया एंड डज फॉर्मेलिटीज टू इनकॉर्पोरेट दी कंपनी। सिंपल सी बात है। अब आप देखो, हम चारों के चारों कौन हो गए? प्रमोटर्स हो गए। क्लियर है? अब चारों ने सोच लिया ठीक है जी, हमें कंपनी फॉर्म करनी है और हमें रेस्टोरेंट का बिजनेस, फूड बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है। अब कंपनी का क्या बनता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है, राइट? आपने कभी सुना होगा शायद कि प्राइवेट कंपनी के एमओए में कम से कम 2 लोगों के नाम होते हैं और पब्लिक कंपनी के एमओए में कम से कम 7 लोगों के नाम होता है। सुना आप लोगों ने? अभी मैं कह रहा था ना, प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए और पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए, राइट? बड़े ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं। जो एमओए होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, उसमें 6 क्लॉजेज होते हैं। क्या होते हैं? 6 क्लॉजेस। याद रहेगा, एमओए के अंदर देयर आर 6 क्लॉजेस। उसमें से 6ठा क्लॉज होता है जिसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन क्लॉज। क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन क्लॉज। याद रहेगा जी। उसमें मिनिमम सब्सक्राइबर्स के नाम होते हैं। अब हम क्या बना रहे हैं? प्राइवेट कंपनी। तो अगर हम प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं तो उसमें मिनिमम कितने सब्सक्राइबर्स होने चाहिए? 2 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। याद रहेगी ये बात? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? पहले हम चारों कौन है? प्रमोटर्स। अब हम चारों जब प्रमोटर्स है तो इसके बाद कंपनी फॉर्म हो रही है, मैं कंपनी फॉर्म कर रहा हूं, तो मैं क्या बनाऊंगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उस एमओए के अंदर देखिए ध्यान से, इधर जो एमओए मैं बनाऊंगा उस एमओए के अंदर मैं क्या कह रहा हूं? कौन सा क्लॉज होगा? सब्सक्रिप्शन क्लॉज। और सब्सक्रिप्शन क्लॉज में किसका नाम होता है? सब्सक्राइबर्स का। ठीक है जी, क्लियर है? अब सब्सक्रिप्शन क्लॉज में क्या किया? फादर साहब ने मुझे बोला अमित अपना नाम डाल दे। इधर देखिए ध्यान से, लिखिए मत अभी, वाइफ का नाम डाल दे, मेरा नाम डाल दे, अपनी मां का नाम मत डालियो। मेरे फादर ने क्या बोला कि जो एमओए बनाएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाएगा, उसके अंदर मेरा नाम डाल, अपना नाम डाल और साथ में वाइफ का नाम डाल, मदर का नाम मत डाल।
समझ आ रही है बात? क्यों मत डाल यार, मदर का नाम क्या करेगा डाल के, शी इज नॉट दैट मच एजुकेटेड, उनको साइन वाइन फिर करने हैं, फिर कल को डॉक्यूमेंट्स पढ़ने हैं, दिक्कत आएगी, तो मम्मा का नाम मत डाल। ये बात समझ आई? तो मैंने अपनी मदर का नाम नहीं डाला, बाकी तीनों का नाम डाल दिया। किस में डाला? एमओए के सब्सक्रिप्शन क्लॉज में। आप देखो हम प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं और सब्सक्रिप्शन क्लॉज में 3 लोगों का नाम आ रहा है, मिनिमम 2 चाहिए होते हैं ना प्राइवेट कंपनी में, 3 आ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस और नो? समझ आ रहा है? तो ये तीनों के तीनों कौन हो गए? सब्सक्राइबर्स। कौन हो गए? सब्सक्राइबर्स। तो हमसे कोई पूछे सब्सक्राइबर कौन होता है? ये सब्सक्राइबर, मैं क्या बोलूंगा? सब्सक्राइबर इज अ पर्सन हुज नेम हैज बीन देयर या हुज नेम इज देयर इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। याद रहेगी ये बात? समझ आ रहा है? जो भी बंदा, जब कंपनी फॉर्म होती है तो एमओए बनाया जाता है, एमओए में सब्सक्रिप्शन क्लॉज में जिसका भी नाम होता है वो सब्सक्राइबर माना जाएगा। क्लियर है ये बात? अब आप देखिए बड़े ध्यान से, मैं यहां पे सब्सक्राइबर के बारे में क्या बोल रहा हूं, देखिएगा बच्चे। यहां पे हम बात कर रहे हैं सब्सक्राइबर, ठीक है? अब आप देखिए, पहली बात, नॉट डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट। सब्सक्राइबर टर्म बच्चे कंपनीज एक्ट के अंदर डिफाइंड नहीं है। ये बात समझ आई? द टर्म सब्सक्राइबर इज नॉट डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट। ये चीज याद रहेगी, सब्सक्राइबर टर्म कंपनीज एक्ट में डिफाइंड नहीं है। सब्सक्राइबर होता कौन है? सब्सक्राइबर इज अ पर्सन mentioned under या whose name is mentioned under subscription clause of MOA, whose name is mentioned under subscription clause of MOA। याद रहेगा बच्चे? इसमें कोई डाउट किसी को? क्लियर है जी? जो जिसके दिमाग में आइडिया आ रहा है, जो कंपनी फॉर्म कर रहा है, वो कौन है? प्रमोटर। और जिसका नाम एमओए के अंदर लिखा हुआ है वो कौन हो गया? सब्सक्राइबर। क्लियर है? अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं। ये जो पीछे हमने एग्जाम्पल देखा था बच्चे, इसमें देखिए प्रमोटर्स 4 है, मैं, मेरी वाइफ, मेरे फादर, मेरे मदर, राइट? लेकिन सब्सक्राइबर में देखो एमओए के अंदर हमने मम्मी का नाम नहीं डाला। इससे हमें एक चीज पता चलती है, एवरी प्रमोटर नीड नॉट बी सब्सक्राइबर। हाँ या ना? जरूरी नहीं है कि हर प्रमोटर सब्सक्राइबर हो। समझ आ रही है बच्चे? क्या मेरी मदर प्रमोटर है? यस, मदर तो प्रमोटर तो है ना, लेकिन वो सब्सक्राइबर नहीं है। याद रहेगा सबको? अब देखिए यहां पर क्या हुआ, इससे हमें एक चीज पता चलती है, एक नोट पता चलता है, दैट नोट 1, एवरी प्रमोटर नीड नॉट, मतलब जरूरी नहीं है, नीड नॉट बी अ सब्सक्राइबर। ठीक है बच्चे? हर प्रमोटर सब्सक्राइबर बने ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है? अब आप देखो बड़े ध्यान से, अब मेरी जो मम्मी है उनका मूड खराब है, उनका मुंह बना हुआ है, और पंजाबी माएं वैसे भी थोड़ी नखरे वाली ज्यादा होती है। अब मेरी माँ जो है उनका मूड खराब है, क्यों? हलवाई मैं, खाना मेरा, मेहनत मेरी, नाम मेरा ही नहीं डाल रहे कंपनी में। उनको थोड़ी पता है एमओए क्या है, मेरे को नहीं पता, मेरा नाम भी डालो। पापा ने कहा कोई नाम वाम नहीं डालना तेरा, बात खत्म हो गई। अब मान लो जून की छुट्टियां चल रही है, जून की छुट्टियों में एक चीज अच्छी होती है, सारी लड़कियां अपनी माँ के घर जाती हैं रहने के लिए, होता ना? तो मेरी सिस्टर भी आएगी रहने के लिए। अब मेरी सिस्टर रहती है करनाल में, शी इज मैरिड इन करनाल, तो वहां से अब रहने के लिए आई हुई है। अब वो आई है तो माँ का मुंह बना हुआ है। अब सिस्टर कहती है मम्मी को क्या हो गया? तो मैं मॉम से इसके देख, हम एक कंपनी बना रहे हैं और सारा काम मैं करूंगी, और ये ना उस कंपनी में मेरा नाम भी नहीं डाल रहे। कहते हैं तू पढ़ी लिखी नहीं है, तेरा नाम नहीं डालना। मेरी सिस्टर कहती है अच्छा मम्मी मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मेरा नाम डलवा दो। मेरी माँ कहती है ये आइडिया अच्छा है। अब माँ को ना अपनी बेटी से कुछ खास अटैचमेंट होती है। अब मेरी मम्मी मेरे फादर को और मेरे को धमकी दे रही है, सुनो जी मेरा नाम नहीं डाला ठीक है, मेरी बेटी का नहीं डाला ना, मैंने नहीं काम करना। समझ आ रही है बात? अब मम्मी के प्रेशर में आके सिस्टर का नाम डालना पड़ गया। कोई डाउट इसके अंदर? तो अभी एमओए बन रहा है, तो जब एमओए बन रहा था, अभी हम सोच रहे थे कि एमओए बनाना है, तो उसके अंदर मम्मी ने अपना नाम नहीं डलवाया, लेकिन किसका नाम डलवा दिया जबरदस्ती? सिस्टर का नाम डलवा दिया। इसमें कोई डाउट? इससे हमें एक चीज और पता चलती है, सब्सक्राइबर नीड नॉट बी प्रमोटर। समझ आ रही है बात? मेरी माँ प्रमोटर है लेकिन सब्सक्राइबर नहीं है, और मेरी सिस्टर सब्सक्राइबर है लेकिन प्रमोटर नहीं है। क्लियर है? याद रहेगा बच्चे? तो देखिए यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे सेकंड चीज हमें क्या समझ आई, नोट 2, एवरी सब्सक्राइबर नीड नॉट बी अ प्रमोटर। ठीक है बच्चे?
याद रहेगा ना कि इस कहानी में, अच्छा अगर अमित वोरा फादर और वाइफ को देखो तो ये तीनों के तीनों प्रमोटर भी हैं और सब्सक्राइबर्स भी हैं, क्लियर है ये बात। लेकिन अगर मेरी मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो शी इज प्रमोटर नॉट सब्सक्राइबर, लेकिन अगर सिस्टर की तरफ से देखो तो सब्सक्राइबर है, प्रमोटर नहीं। समझ आ रहा है सबको? चलें आगे। अब आप सुनिए, कंपनी लॉ में साफ साफ बोला गया है कि हर सब्सक्राइबर मींस जिसका नाम एमओए में, उसको कम से कम एक शेयर लेना पड़ेगा। ये बात समझ आ रही है? कंपनी लॉ में स्पेशली क्या बोला गया, हर सब्सक्राइबर को कम से कम एक शेयर लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये जितने भी 4 लोग हैं इन सबको कम से कम एटलीस्ट 1 शेयर लेना पड़ेगा। यस और नो? इन सबको कम से कम एटलीस्ट 1 शेयर लेना पड़ेगा। ठीक है जी। जब इन सबको कम से कम 1 शेयर लेना पड़ेगा तो ये सब कौन हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, हाँ या ना? जब आप शेयर्स खरीदते हो तो आप कौन हो जाते हो, शेयर होल्डर। यस और नो? तो अगर हमसे कोई पूछे, इधर ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं शेयर होल्डर की। हमसे कोई पूछे शेयर होल्डर कौन होता है, देखिएगा बच्चे ध्यान से। पहली बात तो जो शेयर होल्डर टर्म है ये भी कंपनी लॉ में डिफाइंड नहीं है। शेयर होल्डर टर्म कंपनी लॉ में डिफाइंड नहीं है, याद रहेगी बात। शेयर होल्डर कौन होता है, सिंपल, पर्सन होल्डिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी, पर्सन होल्डिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी, पर्सन होल्डिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी। राइट बच्चे? ठीक है। अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, मैंने कहा कि जो सब्सक्राइबर्स थे चारों, कौन कौन, अमित वोरा, वाइफ, फादर एंड सिस्टर, ये चारों सब्सक्राइबर्स हैं, चारों को कम से कम एक एक शेयर लेना पड़ेगा, तो चारों कौन हो गए, शेयर होल्डर। अब मैं इससे एक लाइन बोल रहा हूं, बोलना सही है, एवरी सब्सक्राइबर टू एमओ इज अ शेयर होल्डर, एवरी सब्सक्राइबर टू एमओ इज अ शेयर होल्डर, हाँ या ना? क्योंकि हर सब्सक्राइबर को कम से कम एक शेयर लेना है, तो वो कौन हो गया, शेयर होल्डर हो गया। राइट? तो देखिए मैं यहां पे नोट लिख रहा हूं, और नोट में मैं लिख रहा हूं एवरी सब्सक्राइबर टू एमओ इज अ शेयर होल्डर, एवरी सब्सक्राइबर टू एमओए इज अ शेयर होल्डर। अच्छा, इसी के साथ मुझे एक चीज और बताओ, सुनिएगा। रिलायंस कंपनी पब्लिक इश्यू लाई, रिलायंस कंपनी पब्लिक इश्यू लाती है, इधर देखिए बेटा, लिखिए मत अभी, आई विल गिव यू एम्पल टाइम, सुनिएगा। रिलायंस कंपनी पब्लिक इश्यू लाई, हम सब लोगों ने रिलायंस के शेयर्स के लिए अप्लाई किया, अलॉटमेंट होती है ना, हम सबको शेयर्स की अलॉटमेंट हो गई, हम सब शेयर होल्डर हो गए। क्या हम सब सब्सक्राइबर हो गए? क्या हमने कंपनी बनाई थी? नहीं ना। इसका मतलब एवरी सब्सक्राइबर इज अ शेयर होल्डर, बट एवरी शेयर होल्डर इज नॉट अ सब्सक्राइबर, हाँ या ना? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? क्लियर है सबको? याद रहेगा ना भाई, रिलायंस कंपनी जब बनी, देखो इधर देखिए बड़े ध्यान से, मान लो हम 7 लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई, पब्लिक कंपनी, 7 लोगों ने मिलकर, हम 7 सब्सक्राइबर हो गए, हम सातों का नाम कंपनी के एमओए में भी आएगा, और साथ में एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होता है उसमें भी आएगा। क्लियर है ये बात? अब हमारी पब्लिक कंपनी ने 1 लाख लोगों से पैसा ले लिया, तो वो 1 लाख कौन हो गए, शेयर होल्डर्स, जिनको शेयर्स दिए, राइट? वो सब्सक्राइबर्स तो नहीं है ना, उनका नाम एमओए में नहीं आएगा, हाँ या ना? समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एमओए के सब्सक्रिप्शन क्लॉज में सिर्फ किसका नाम आता है, सब्सक्राइबर्स का, याद रहेगा? ठीक है जी। अब आपने अगर मान के देखो, अगर आपने रिलायंस के शेयर्स खरीदे, आप शेयर होल्डर हो गए, आप सब्सक्राइबर थोड़ी हो। ऐसा थोड़ी है कि एमओए ऑल्टर करके आपका नाम एमओए में डालेंगे, ऐसा थोड़ी होगा। समझ आ रही है बात सबको? तो हर सब्सक्राइबर शेयर होल्डर होता है, पर हर शेयर होल्डर सब्सक्राइबर नहीं होता। क्लियर है ये बात? रिलायंस के आज की डेट में देखा जाए तो 1.5 लाख से ज्यादा के मेंबर्स हो गए हैं आज, तो वो 1.5 लाख कौन है, शेयर होल्डर्स, याद रहेगी बात। लेकिन सब्सक्राइबर्स कौन है, वही 7 जिन्होंने रिलायंस कंपनी फॉर्म करी। क्लियर है बच्चे? याद रहेगा सबको? चलें आगे। अब देखिए, अब देखिएगा यहां पे क्या कह रहा है। अब यहां पे कह रहा है कि हम सब ने एक एक शेयर लिया, तो हम सब शेयर होल्डर हो गए। और अब आप सुनिएगा, जो बंदा शेयर्स खरीदता है वो कौन होता है, शेयर होल्डर। जब उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में आ जाता है तो वो कौन हो जाता है, मेंबर। याद रहेगी बात? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? देखिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। देखिएगा बच्चे, इधर देखिए, मैं कह रहा हूं मेंबर कौन होता है। पहली बात तो मेंबर की डेफिनेशन दी गई है कंपनीज एक्ट के अंदर, सेक्शन 2 क्लॉज 55 के अंदर। याद रहेगी बात? मेंबर की डेफिनेशन कहां दी गई है, सेक्शन 2 क्लॉज 55 के अंदर दी गई है। ठीक है,
क्या बोलता है मेंबर के बारे में, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कहता है मेंबर इज अ शेयर होल्डर, मेंबर इज अ शेयर होल्डर हुज नेम इज रजिस्टर्ड। इधर देखिए बच्चे ध्यान से, हुज नेम इज रजिस्टर्ड। अब सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं बच्चे, इधर देखिए प्लीज लिखना छोड़ दीजिए। मेंबर इज अ शेयर होल्डर हुज नेम इज रजिस्टर्ड, ठीक है। किसके पास रजिस्टर होगा? अगर उसने फिजिकली शेयर्स खरीदे हैं, फिजिकली, ठीक है, तो उसका नाम रजिस्टर्ड होगा विद कंपनी। किसके पास होगा? विद कंपनी, ठीक है। और अगर उसने कंपनी के शेयर्स खरीदे इलेक्ट्रॉनिकली, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग अगर कभी होती है तो इलेक्ट्रॉनिकली जब आप शेयर्स खरीदते हो तो आपके शेयर्स का रिकॉर्ड होता है डिपॉजिटरीज के पास। ट्रेडिंग कौन कराता है ऑनलाइन? डिपॉजिटरीज। याद रहेगा हमें, सुना कभी इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज हैं जो शेयर्स की ट्रेडिंग करवाते हैं। क्लियर है ये बात? तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने फिजिकली शेयर्स खरीदे हैं और मैंने इलेक्ट्रॉनिकली शेयर खरीदे हैं तो दोनों के दोनों मेंबर माने जाएंगे। बस फर्क क्या होगा कि जिसने इलेक्ट्रॉनिकली शेयर खरीदे हैं उसका नाम किसके रिकॉर्ड में होगा? डिपॉजिटरीज के। और जिसने फिजिकली शेयर खरीदे हैं उसका नाम कहां पे होगा? कंपनी के पास। याद रहेगा सबको? तो याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि जो फिजिकली शेयर खरीद रहा वो मेंबर है, इलेक्ट्रॉनिक वाला नहीं है। बोथ आर मेंबर्स, बट द कंडीशन इज कि जो फिजिकली शेयर खरीद रहा बच्चों उसका नाम कंपनी के रिकॉर्ड में आता है, और जो इलेक्ट्रॉनिकली शेयर खरीद रहा है उसका नाम डिपॉजिटरीज के रिकॉर्ड में आता है। बट बोथ आर मेंबर्स। याद रहेगी बात? क्लियर है सबको? अच्छा, अब आप मेरी बात सुनिए। आपने भी कंपनी के शेयर्स खरीदे, मैंने भी कंपनी के शेयर्स खरीदे, क्या हम दोनों शेयर होल्डर्स हो गए? आपने भी कंपनी के शेयर्स खरीदे, मैंने भी खरीदे, हम दोनों शेयर होल्डर हो गए। आपका नाम रिकॉर्ड में आ गया, अभी तक मेरा नहीं आया, तो जिसका आ गया वो कौन हो गया? मेंबर। और जिसका नहीं आया वो कौन है? शेयर होल्डर। समझ आ रही है बात? समझ आ रहा है? जब आपने शेयर्स खरीदे आप शेयर होल्डर हो, आप मेंबर तब तक नहीं बनोगे जब तक आपका नाम रिकॉर्ड में नहीं आएगा। और किसके रिकॉर्ड में आना चाहिए? फिजिकल है तो कंपनी के, इलेक्ट्रॉनिक है तो डिपॉजिटरीज के। क्लियर है? समझ आ रही है कहानी सबको? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इससे मैं एक नोट बताना चाहता हूं, बताना सही बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एवरी मेंबर इज अ शेयर होल्डर, हाँ या ना? एवरी मेंबर इज अ शेयर होल्डर, यह बात समझ आई हमें? बट एवरी शेयर होल्डर इज नॉट अ मेंबर। यस और नो? हर मेंबर शेयर होल्डर है पर हर शेयर होल्डर मेंबर नहीं है। कौन सा शेयर होल्डर मेंबर है? जिसका नाम रिकॉर्ड में आ गया है। क्लियर है बच्चे? ये बात समझ आएगी कहानी? जब तक आपका नाम रिकॉर्ड में नहीं आता आप सिर्फ शेयर होल्डर रहोगे, द मोमेंट आपका नाम रिकॉर्ड में आ जाएगा तो आप मेंबर भी बन जाओगे। क्लियर है बच्चे? चलें आगे। डन। अब आप देखिए बड़े ध्यान से, यहां पे जब हम सब ने कम से कम एक एक शेयर लिया तो हम लोग शेयर होल्डर हो गए। हर सब्सक्राइबर को एक एक शेयर लेना है तो हम सब कौन हो गए? शेयर होल्डर्स, क्योंकि हमने एक एक शेयर तो लेना ही लेना है। और जब हम शेयर होल्डर्स हो गए तो इसका मतलब हम कौन हो गए? मेंबर हो गए, हाँ या ना? जब हम सब शेयर होल्डर हो गए तो हम लोग कौन हो गए? मेंबर्स। यस और नो? भाई हर सब्सक्राइबर को कम से कम एक शेयर लेना है तो वो शेयर होल्डर हो गया। शेयर्स लेते ही उसका नाम रिकॉर्ड में आ जाएगा तो वो कौन बन जाएगा? मेंबर बन जाएगा। समझ आ रही है बात सबको? डन। अच्छा एक चीज बताइए, अगर मैं यहां पर एक और नोट बोलना चाहूं, सोच के जवाब दीजिएगा। मैं यहां पर एक और नोट क्रिएट करना चाह रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा सही है या गलत। ऊपर मैंने एक बात बोली थी, एवरी सब्सक्राइबर इज अ शेयर होल्डर, बोली थी। ये बात सही है? हर सब्सक्राइबर को एक शेयर लेना पड़ेगा तो वो कौन है? शेयर होल्डर, हाँ या ना? अब मैं यहां पर एक लाइन और बोल रहा हूं, बताइएगा सही बोल रहा हूं। एवरी सब्सक्राइबर इज अ मेंबर, हाँ या ना? एवरी सब्सक्राइबर इज अ मेंबर। सही बोल रहा हूं बच्चे? हर सब्सक्राइबर को कम से कम एक शेयर लेना है और आपने शेयर लिया तो आप कौन बन जाओगे? मेंबर। इसीलिए लॉ की एक्चुअली लैंग्वेज होनी चाहिए, प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 2 सब्सक्राइबर चाहिए, पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 7 सब्सक्राइबर चाहिए। पर हम सब्सक्राइबर वर्ड ना बोल के क्या बोलते हैं? मेंबर। जनरल भाषा में 2 लोग बात कर रहे हो तो यही बोलते हैं ना, यार प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए।
पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए, बोलते ना ये बात। वो मेंबर्स का मतलब क्या है? सब्सक्राइबर्स। क्यों? क्योंकि उनका नाम एमओए में आएगा। हाँ या ना? क्लियर है? आपने और मैंने आज रिलायंस के शेयर्स खरीदे, हम शेयर होल्डर है, हमारा नाम रिकॉर्ड में आ गया, हम मेंबर बन जाएंगे। लेकिन क्या हर मेंबर सब्सक्राइबर है? पॉइंट समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? एवरी सब्सक्राइबर इज अ मेंबर, बट एवरी मेंबर इज नॉट अ सब्सक्राइबर। हाँ या ना? क्लियर है बच्चे? देखिए ध्यान से, एवरी सब्सक्राइबर इज अ मेंबर, बट एवरी मेंबर is not a subscriber। ठीक है जी? एनी डाउट इन दिस? समझ आ गई कहानी? तो ये समझ आ गया, प्रमोटर जिसके दिमाग में आइडिया आया, सब्सक्राइबर जिसका नाम एमओए के अंदर है, हर सब्सक्राइबर को कम से कम 1 शेयर लेना पड़ेगा तो वो शेयर होल्डर हो गया, और फिर शेयर होल्डर हो गया तो उसका नाम रजिस्टर में आ गया, वो मेंबर बन गया। एनी डाउट इन दिस? नो डाउट? चलें आगे। अच्छा अब देखिए बड़े ध्यान से इधर, ऑल ऑफ यू, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है समझना। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल कि हम चारों सब्सक्राइबर्स है ना, कौन कौन? अमित वोरा, फादर, वाइफ एंड सिस्टर, हम 4 सब्सक्राइबर हैं। सिस्टर ने भी एमओए में नाम लाया है, तो इसका मतलब वो भी सब्सक्राइबर है, उसने भी शेयर्स खरीदे होंगे और शेयर्स की पेमेंट भी करी होगी। मान लो हमारी कंपनी के 1 लाख शेयर्स हैं, चारों ने 25-25 हजार खरीदे हैं, मैंने भी, वाइफ ने भी, फादर ने भी और सिस्टर ने भी। समझ आ रही है बात? अब सिस्टर ने 25,000 शेयर्स खरीदे हैं, तो इसका मतलब पैसे भी तो दिए होंगे। हाँ या ना? तो उसने 25,000 शेयर्स खरीदे हैं, मान लो 10 रुपए का एक शेयर था, तो उसने 2.5 लाख रुपए दे दिए। अब हुआ क्या कि अब हमने कंपनी के डायरेक्टर्स बनाने हैं। कौन बनाने हैं? डायरेक्टर्स। अब जब डायरेक्टर्स बनाने की बात आई तो पापा ने क्या किया, बोला यार अपना नाम लिख दे और मेरा नाम लिख दे, लेडीज को हम डायरेक्टर नहीं बनाएंगे। ये बात समझ आई? पापा ने क्या बोला, यार अपना नाम लिख दे और मेरा नाम लिख दे, लेडीज को हम डायरेक्टर नहीं बनाएंगे। मेरे फादर ने मना कर दिया कि लेडीज को डायरेक्टर नहीं बनाएंगे, अपना नाम लिख और मेरा नाम लिख। अब लेडीज को नहीं बनाएंगे, इसका मतलब क्या है? ना मेरी वाइफ का नाम आएगा, ना मेरी सिस्टर का नाम आएगा। हाँ या ना? क्लियर है? अब इससे पता चलता है हर सब्सक्राइबर डायरेक्टर नहीं होता। हाँ या ना? हर सब्सक्राइबर डायरेक्टर नहीं होता। आपने कभी सुना होगा बचपन में कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं? 7। मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होते हैं? 3। सुना है कभी? मिनिमम मेंबर 7, मिनिमम डायरेक्टर्स 3। इससे पता चल रहा है कि हर सब्सक्राइबर डायरेक्टर नहीं होता। हाँ या ना? समझ आ रही है बात? अब आप देखो बड़े ध्यान से, ना वाइफ का नाम डाला मेरे फादर ने डायरेक्टर्स में, ना ही सिस्टर का नाम डाला। ठीक है? अब मान लो जून की छुट्टियां खत्म हो गई। अब होता क्या है, आपके घर में अगर कोई सिस्टर या ब्रदर वगैरह मैरिड है तो आपको पता होगा भाई, छुट्टियों में जब लड़कियां रहने आती है तो एक चक्कर में मायके वाले लेने जाते हैं, हस्बैंड वापस लेने आता है, जनरली ऐसा होता है। अब छुट्टियां खत्म हो गई मेरी सिस्टर की, अब हस्बैंड जो है उसका वो आया, मेरे ब्रदर इन लॉ जो जीजा है वो आया, मतलब मेरी सिस्टर को लेने के लिए। छुट्टियां खत्म हो गई, अब आया तो वो देख रहा है कि मेरी बहन का मुंह बना हुआ है। ठीक है जी, कल्पी हुई है, गुस्से में है। अब मेरे ब्रदर इन लॉ ने बोला जी क्या हो गया? कहती यार ये ना मेरा भाई जो है ना ये ठीक आदमी नहीं है। तो मेरा ब्रदर इन लॉ कहता मतलब, कहती है यार एक तो मैं रहने आई, लोग जब बेटियां रहने आती हैं उसको पैसे देते हैं, इसने उल्टा 2.5 लाख ले लिए, और 2.5 लाख ले लिए और उसके बाद मेरा नाम कंपनी में डायरेक्टर में भी नहीं डालता, कहता नहीं बनाऊंगा डायरेक्टर। बताओ, पैसे ले लिए, डायरेक्टर बना रही था। अब ब्रदर इन लॉ जो है मेरे, उन्होंने बुलाया, ओए इधर आ, साला जितना बड़ा मर्जी फन्ने खाओ लेकिन जीजा तो जीजा है ना। मैं कहा हाँ जी सर बताओ। खड़ा हो गया उनके सामने, वो कहता क्या कंपनी बना रहे हो? हाँ जी। तो हमारे भी शेयर्स डाले हैं? मैं कहा हाँ जी, आपसे भी पैसे लिए हैं। तो डायरेक्टर नहीं बनाया अपनी बहन को? मैं कहा नहीं, पापा कह रहे हैं लेडीज को नहीं बनाना। अच्छा चल मेरा नाम डाल, मेरी हिम्मत है मैं ना कर दूं। ठीक है जी, डाल देता हूं। तो मैंने यहाँ पे अपने ब्रदर इन लॉ का भी नाम डाल दिया। ठीक है जी, क्लियर है ये बात? इससे आपको पता चलता है कि हर सब्सक्राइबर डायरेक्टर नहीं होता और हर डायरेक्टर सब्सक्राइबर नहीं होता। हाँ या ना? जरूरी नहीं है ऐसा होना। मेरी सिस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, वो सब्सक्राइबर है लेकिन डायरेक्टर नहीं है, राइट? मेरी बहन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, सिस्टर, क्या सिस्टर सब्सक्राइबर है? क्या सिस्टर सब्सक्राइबर है लेकिन डायरेक्टर नहीं है? और ब्रदर इन लॉ डायरेक्टर है लेकिन सब्सक्राइबर नहीं है। हाँ या ना? समझ आ रहा है सबको? तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मेरे से यहां पे कोई पूछे तो मैं क्या बोलूंगा बच्चे, एक बार देखते हैं। देखिए इधर मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट टर्म की। नेक्स्ट टर्म आ गई, टर्म नंबर 4, डायरेक्टर। देखिएगा ध्यान से,
डायरेक्टर कौन होता है? डायरेक्टर की भी एक डेफिनेशन दी गई है बच्चे, जो दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 34 के अंदर। सेक्शन 2 क्लॉज 34 के अंदर डायरेक्टर की डेफिनेशन दी गई है। ये क्या कहता है डायरेक्टर के बारे में? देखिए, कहता है डायरेक्टर इज अ पर्सन, डायरेक्टर एक पर्सन है ऑन हुज डायरेक्शंस कंपनी इज accustomed टू एक्ट। डायरेक्टर इज अ पर्सन ऑन हुज डायरेक्शंस कंपनी इज accustomed टू एक्ट, मतलब डायरेक्टर जो भी कहेंगे कंपनी को करना पड़ेगा। यस और नो? क्लियर है सबको? accustomed टू एक्ट। अब ध्यान से समझिएगा बच्चे, इसका मतलब ये हो गया, अगर अब मैं यहां पे नोट की फॉर्म में लिखूं तो मैं नोट की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं, बताइएगा सही लिख रहा हूं? मैं नोट की फॉर्म में नोट 1 लिखता हूं, एवरी डायरेक्टर या एवरी सब्सक्राइबर नीड नॉट बी अ डायरेक्टर। हाँ या ना? हर सब्सक्राइबर को डायरेक्टर होना जरूरी नहीं है, नीड नॉट बी अ डायरेक्टर। ये बात समझ आई? भाई मेरी सिस्टर सब्सक्राइबर है लेकिन वो डायरेक्टर नहीं है, ठीक है। एट द सेम टाइम नोट 2 क्या आता है? एवरी डायरेक्टर नीड नॉट बी अ सब्सक्राइबर, एवरी डायरेक्टर नीड नॉट बी अ सब्सक्राइबर। अब आप सोचो, आप कल को सीएस बने, और आप जब सीएस बने तो आपने एक कंपनी को एज अ कंपनी सेक्रेटरी ज्वाइन किया, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और उस कंपनी ने आपको डायरेक्टर बना दिया। आप एक कंपनी में सीएस बने, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है और उस कंपनी ने आपको क्या बना दिया? डायरेक्टर बना दिया। तो इसका मतलब क्या आप कंपनी के मालिक हो? कंपनी आपने बनाई है, क्या आप सब्सक्राइबर हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने मेहनत करी, मेहनत से आप डायरेक्टर बन गए। हाँ या ना? तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहां से हमें 5 टर्म्स क्लियर होती है। सबसे पहली प्रमोटर, प्रमोटर कहां गिवन है? सेक्शन 2 क्लॉज 69 के अंदर। दूसरी क्या है? सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर की कोई डेफिनेशन लॉ में गिवन नहीं है, लेकिन मीनिंग क्या है? सब्सक्राइबर वो बंदा है जिसका नाम एमओए के अंदर आता है। तीसरा शेयर होल्डर, शेयर होल्डर टर्म भी कंपनी लॉ में डिफाइन नहीं है, लेकिन जनरल लैंग्वेज में शेयर होल्डर कौन है? जिसने कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं। क्लियर है? इसके बाद आता है मेंबर, मेंबर सेक्शन 2 क्लॉज 55 के अंदर है। मेंबर ऐसा शेयर होल्डर होता है बेटा जिसका नाम कंपनी के रिकॉर्ड में आ जाता है। जब तक आपका नाम नहीं, आप शेयर होल्डर हो, जब आपका नाम आ जाता है तो आप मेंबर बन जाते हो, ठीक है जी। और इसके बाद लास्ट आता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टर। डायरेक्टर क्लॉज सेक्शन 2 क्लॉज 34 में आता है। डायरेक्टर टॉप लेवल होता है, जो वो कहते हैं कंपनी को वही करना पड़ता है। सिंपल सी बात है। अब आप समझिए, इस पूरी कहानी में अमित वोरा और फादर को देखो, वो सब कुछ है। अमित वोरा और फादर को अगर आप इस पूरी कहानी में देखो ध्यान से, तो वो सब कुछ है। क्या अमित वोरा और फादर प्रमोटर्स हैं? क्या अमित वोरा और फादर सब्सक्राइबर्स हैं? और हर सब्सक्राइबर ने एक एक शेयर लिया, तो क्या अमित वोरा और फादर शेयर होल्डर है? और शेयर लिया तो हमारा नाम रजिस्टर में आ गया, तो हम दोनों मेंबर्स भी हैं, और हम दोनों देखो डायरेक्टर्स भी हैं। हाँ या ना? तो इसका मतलब ऐसा हो भी सकता है कि आप प्रमोटर से लेकर डायरेक्टर तक सब कुछ हो, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है। क्लियर है बच्चे ये बात सबको? एनी डाउट इन दिस? बच्चे देखिएगा प्लीज, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, डॉर्मेंट कंपनी। सर डॉर्मेंट कंपनी क्या होती है? वैसे अगर हम डॉर्मेंट की इंग्लिश में बात करें तो डॉर्मेंट का इंग्लिश में मतलब होता है स्लीपिंग। तो डॉर्मेंट कंपनी मींस स्लीपिंग कंपनी। बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चे, आजकल के जमाने में एक चीज सबसे पहले याद रखिएगा कि ये जो डॉर्मेंट कंपनी का कॉन्सेप्ट है, ये न्यू कॉन्सेप्ट है। ये पुराने वाले कंपनीज एक्ट के अंदर नहीं था। कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर डॉर्मेंट कंपनी नाम की कोई कंपनी नहीं होती थी। तो ये जब कंपनीज एक्ट 2013 आया, तब एक नया कॉन्सेप्ट आया, डॉर्मेंट कंपनी। ये चीज याद रहेगी। सर डॉर्मेंट कंपनी मतलब स्लीपिंग कंपनी, मतलब क्या? ये क्या कहना चाह रहा है? सुनिए यार, क्या ऐसा हो सकता है कि हम 7 लोगों ने मिलकर एक पब्लिक कंपनी बनाई? हो सकता है ऐसा? और जब 7 लोगों ने मिलकर पब्लिक कंपनी बनाई तो उन 7 ने, उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, उनका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, उन्हें 5000 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है। 7 लोगों ने मिलकर थोड़ा अमाउंट लगाया और अब उन्हें एक ह्यूज प्रोजेक्ट लगाना है जिसके लिए उन्हें 5000 करोड़ चाहिए। 5000 करोड़ उन 7 के पास तो नहीं है, क्योंकि उनका प्रोजेक्ट अच्छा है, इसलिए उन्होंने क्या करा? पब्लिक से फंड रेजिंग कर ली।
मतलब कंपनी बनी और कंपनी बनने के बाद इमीडिएटली पब्लिक इश्यू ले आई और लोगों से पैसा ले लिया। क्लियर है बात? अब पैसा आ गया, 5000 करोड़ रुपीस आ गए, कंपनी ने काम थोड़ी शुरू किया। अभी तो कंपनी उस पैसे से बिल्डिंग खरीदेगी, जमीन खरीदेगी, प्लांट खरीदेगी, अपनी बड़ी बड़ी मशीनरीज को इंस्टॉल करेगी। यस और नो? तो हो सकता है कंपनी को कमर्शियली प्रोडक्शन शुरू करने में 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए। यस और नो? मतलब कंपनी ने खुद को इनकॉर्पोरेट किया, प्रमोटर्स ने कंपनी बनाई, कंपनी बनाने के बाद प्रमोटर्स ने इमीडिएटली क्या किया, लोगों से फंड रेजिंग कर ली, और फंड रेजिंग के बाद अब कंपनी को 4 से 5 साल लगेंगे बिजनेस को स्टार्ट करने में। राइट? तो आरओसी ये जानना चाहता है कि भाई आपको अगर इतना टाइम लगेगा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो आप हमें पहले से ही बता दो कि आप पहले 5 साल एक्टिवली बिजनेस नहीं करोगे। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है और इनकॉर्पोरेट होने के बाद वो एक्टिवली बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाह रही है, या अभी उसको टाइम चाहिए बाकी सारी चीजें अरेंज करने के लिए, तो ये लॉ बोलता है कि उसे आरओसी को इंटीमेट कर देना चाहिए कि अभी हम फिलहाल एक्टिवली बिजनेस नहीं करेंगे। क्योंकि होता पता है क्या, जब आप एक्टिवली बिजनेस करते हो, एक कंपनी फॉर्म हो गई, अब आरओसी तो ये मानेगा ना कि आप बिजनेस कर रहे हो, आरओसी मानेगा बैलेंस शीट बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे, खर्चे करोगे। यस और नो? लेकिन अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हो तो आप आरओसी की नॉलेज में डाल दो कि हम बिजनेस नहीं करेंगे, इतने साल हमें चाहिए अपने बिजनेस को स्टार्ट ऑफ करने के लिए। याद रहेगी ये बात हमें? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, कंपनी इनकॉर्पोरेट होते ही क्या करेगी, अगर वो अभी बिजनेस नहीं करना चाह रही, अगर वो खुद को क्या करना चाह रही है, डोरमेंट कंपनी बनाना चाह रही है, तो वो कंपनी क्या करेगी, आरओसी को एक फॉर्म फाइल करेगी। इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन इन एमएससी 1। एप्लीकेशन इन एमएससी 1 एक फॉर्म है ये, एमएससी 1। एमएससी स्टैंड फॉर मिसलेनियस, एमएससी 1। तो जब भी कोई कंपनी आरओसी को अप्लाई करती है और एप्लीकेशन देती है इन एमएससी 1, ये क्यों दे रही है एमएससी 1 में, फॉर स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी, कि आप प्लीज हमारा नाम डोरमेंट कंपनी में डाल दो, हम अभी कुछ साल काम करने के मूड में नहीं है, अभी हमने सिर्फ कंपनी फॉर्म करी है और लोगों से पैसा लिया, और लोगों से फंडिंग लेने के बाद अभी हमें जो 2 से 3 साल या 3 से 4 साल चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमें अपना मशीनरी और अपने बिल्डिंग वगैरह सेटअप करनी है। ठीक है जी? अभी हमने कंपनी फॉर्म कर ली है, लोगों से पैसा ले लिया है, पर अभी हम कमर्शियली प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। राइट? याद रहेगा सबको? अब कंपनी ने जब आरओसी को अप्लाई किया कि आप प्लीज मुझे डोरमेंट कंपनी डिक्लेयर कर दो, डोरमेंट कंपनी का मतलब सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं इनएक्टिव कंपनी, जो अभी एक्टिवली काम नहीं करेगी। राइट? आरओसी क्या करेगा, आरओसी उस कंपनी को स्टेटस दे देगा डोरमेंट कंपनी का, एक सर्टिफिकेट दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ डोरमेंट कंपनी। आरओसी कंपनी को दे देगा सर्टिफिकेट ऑफ डोरमेंट कंपनी, और ये देगा इन एमएससी 2, इन एमएससी 2। तो मतलब एमएससी 1 एक फॉर्म हो गया जिसमें हम अप्लाई करेंगे कि आप प्लीज हमें डोरमेंट कंपनी बना दो, एमएससी 2 एक फॉर्म हो गया जिसमें हमें जवाब मिल जाएगा कि हाँ जी हमने आपको इनएक्टिव कंपनी या डोरमेंट कंपनी बना दिया है। सिंपल सी बात है। फिर आरओसी एक रजिस्टर मेंटेन करता है जिसे हम बोलते हैं रजिस्टर ऑफ डोरमेंट कंपनी, उसके अंदर हमारा नाम डाल देगा। याद रहेगा, हमारा नाम किसमें आ जाएगा, रजिस्टर ऑफ डोरमेंट कंपनीज में। अब आरओसी को ये पता है कि ये कंपनी अभी बिजनेस शुरू नहीं कर रही, इस कंपनी को अभी थोड़ा टाइम लगेगा बिजनेस शुरू करने में। राइट? अब क्या होगा, अब ध्यान से समझिए, ये बात तो हमें समझ आ गई। सबसे पहली स्टेप नंबर 1 हमने एमएससी 1 में अप्लाई किया, स्टेप नंबर 2 एमएससी 2 में हमें डोरमेंट कंपनी का स्टेटस मिल गया। सिंपल सी बात है। अब देखिए यहां पर क्या कहता है, स्टेप नंबर 3 कहता है अब ये जो कंपनी है, ये कंपनी आरओसी को रिटर्न फाइल करेगी। बहुत सारी कंपनीज एनुअल रिटर्न फाइल करती हैं, हर साल आपको आरओसी को रिटर्न फाइल करनी होती है। कहता है भाई ये वाली जो कंपनी है ये एनुअल रिटर्न आरओसी को फाइल करेगी, लेकिन ये एनुअल रिटर्न कौन से फॉर्म में फाइल करेगी, कहता है एमएससी 3 के अंदर, एमएससी 3 के अंदर। तो कहने का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल कंपनी अलग तरीके से अपनी एनुअल रिटर्न सालाना फाइल करती है आरओसी को, लेकिन डोरमेंट कंपनी कैसे फाइल करेगी, एमएससी 3 के अंदर फाइल करेगी। क्लियर है ये बात? एमएससी 1 में आपने इनएक्टिव कंपनी का स्टेटस लिया, एमएससी 2 के अंदर आपने
सर्टिफिकेट ऑफ इनएक्टिव या डॉर्मेंट कंपनी ले लिया, एमएससी 3 में आप एनुअल रिटर्न्स फाइल कर रहे हो, ठीक है। अब मान लो 5 साल हो गए, और 5 साल हो गए, अब आप बिल्कुल तैयार हो अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। 5 इयर्स लैप्स हो गए, 5 सालों तक पहले साल आपने एमएससी 1 देके एमएससी 2 ले लिया, उसके बाद हर साल आप क्या दे रहे हो, एमएससी 3 एनुअल रिटर्न दे रहे हो। अब मान लो 5 इयर्स हो गए या 4 इयर्स हो गए, या जितना टाइम आपको चाहिए था वो लैप्स हो गया, अब आप अपना बिजनेस शुरू करने के लिए रेडी हो, तो अब आप आरओसी को दोबारा अप्लाई करोगे ना, क्योंकि अभी तक आरओसी ने आपका स्टेटस इनएक्टिव कंपनी बनाया हुआ है, तो अब आरओसी उसको एक्टिव करेगा। तो कहता है अब आप क्या करोगे, दोबारा से आरओसी को अप्लाई करोगे। कंपनी दोबारा से आरओसी को एक फॉर्म देगी, हम इसको क्या बोलेंगे, देखिए मैं इसको बोल रहा हूं एप्लीकेशन इन एमएससी 4, एप्लीकेशन इन एमएससी 4। ये क्यों है, फॉर स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी, फॉर स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी, ठीक है बच्चे। हम उसे दोबारा से अप्लाई कर रहे हैं कि प्लीज अब हमें डॉर्मेंट से हटा दो और एक्टिव कंपनी कर दो। और फिर फाइनली आरओसी क्या करेगा, फिर फाइनली आरओसी हमें दे देगा सर्टिफिकेट ऑफ एक्टिव कंपनी, सर्टिफिकेट ऑफ एक्टिव कंपनी इन एमएससी 5। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉर्मेंट कंपनी। दोबारा से समझो प्लीज, मैंने ये बात क्या बोली, जो लोग भी लेट आए हैं सुनना। मैंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि आपने एक कंपनी फॉर्म करी, और कंपनी फॉर्म करने के बाद आपने इमीडिएटली अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि आपको बिजनेस स्टार्ट, आपने कंपनी फॉर्म करी, लोगों से फंडिंग भी ले ली, लेकिन अभी आपको टाइम चाहिए अपना पूरा बिजनेस सेटअप करने के लिए। तो कंपनी बनने के बाद भी आपको लगता है अभी आपको 2 से 3 साल लगेंगे और आप अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहे हो अभी, तो आपको क्या करना चाहिए, इमीडिएटली आरओसी को अप्लाई करना चाहिए। आरओसी को अप्लाई करके आपको क्या स्टेटस ले लेना चाहिए, डॉर्मेंट कंपनी का। आप कैसे अप्लाई करोगे डॉर्मेंट कंपनी के स्टेटस के लिए, एमएससी 1 में, कि हम स्लीपिंग कंपनी है, अभी कुछ साल हम काम नहीं करेंगे, हम एमएससी 1 में अप्लाई करेंगे। आरओसी हमें जवाब किस में देगा, एमएससी 2 में, और एमएससी 2 मिलते ही हम क्या हो गए, इनएक्टिव कंपनी हो गए, राइट। उसके बाद हम आरओसी को हर साल रिटर्न किस में फाइल करेंगे, एमएससी 3 में फाइल करेंगे। फिर जब अब हम 2, 3, 4 साल हो गए, एक्सपायर हो गए 4 साल, अब हम बिजनेस करने को तैयार है, तो अब हम आरओसी को किस में अप्लाई करेंगे, एमएससी 4 में, कि अब हमें एक्टिव कंपनी बना दो, अब हम बिजनेस करने को तैयार हैं। और फिर आरओसी हमें किस में जवाब देगा, एमएससी 5 में देगा। याद रहेगी ये बात हमें। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब भी अगर आपको लगता है कि आप बिजनेस करने के लिए प्रिपेयर नहीं हो, कंपनी फॉर्म हो चुकी है बट अभी आप बिजनेस करने के लिए प्रिपेयर नहीं हो, तो आपको डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस ले लेना चाहिए, राइट। देखिए बच्चे, हमारा आज का क्वेश्चन है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, ये वाला क्वेश्चन। सेक्शन 2 क्लॉज 46 स्टेट्स अबाउट होल्डिंग कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 87 स्टेट्स अबाउट सब्सिडरी कंपनी। याद रहेगा। आपने ना कभी जनरल भाषा में तो पक्का सुना होगा कि सर होल्डिंग कंपनी वो होती है जो दूसरी कंपनी में, सब्सिडरी कंपनी में 50% से ज्यादा कैपिटल लेती है। इतना तो आपने सुना होगा ना। होल्डिंग कंपनी को हम पेरेंट कंपनी भी कह देते हैं। और शायद कभी आपने अगर बीकॉम में या सीएस में कभी अकाउंट्स पढ़ा हो तो आपने इतना भी सुना होगा कि यार होल्डिंग कंपनी के बैलेंस शीट में सब्सिडरी को इंक्लूड किया जाता है और उसकी एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई जाती है। सुना हुआ आप लोगों ने इतना, राइट। यहां पर बच्चे जब हम बात करते हैं होल्डिंग एंड सब्सिडरी की, बड़े ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं प्लीज। कहता है जी देखो, बच्चों को ऐसा लगता है कि होल्डिंग कंपनी जो है वो तब होल्डिंग बनती है कोई भी कंपनी जब वो दूसरी कंपनी में आधे से ज्यादा शेयर्स खरीदती है ना, तब वो पेरेंट कंपनी बनती है। डन। मेरी बात को सुनिएगा बेटा ध्यान से। सिर्फ आधे से ज्यादा पैसा लगाना इज नॉट द ग्राउंड फॉर होल्डिंग एंड सब्सिडरी। इसके अलावा और भी ग्राउंड्स हो सकते हैं, याद रहेगी बात। सिर्फ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज नॉट द ओनली वे जिससे आप होल्डिंग और सब्सिडरी के रिलेशन में आते हो। ठीक है, देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा बेटा। अगर एक कंपनी है एच और एक कंपनी है एस, ठीक है, एस के टोटल शेयर्स हैं 10 लाख, ठीक है, इक्विटी और प्रेफरेंस मिला के।
मान लो 5 लाख शेयर्स हैं इक्विटी और 5 लाख शेयर्स हैं प्रेफरेंस, ठीक है। एच ने एस के मोर देन 50% कैपिटल एक्वायर कर ली, मोर देन 50% कैपिटल मींस इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस बोथ, आधे से ज्यादा। पुराने वाले एक्ट में सिर्फ इक्विटी हुआ करता था, याद रखना, आधे से ज्यादा इक्विटी शेयर कैपिटल खरीद ली। यहां पर क्या है, आधे से ज्यादा इक्विटी एंड प्रेफरेंस बोथ मिला के खरीद ली। क्लियर है ये बात हमें? तो कहता है ये एच कंपनी होल्डिंग हो जाएगी और एस कंपनी सब्सिडियरी। याद रहेगी बात, किसी भी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी में आधे से ज्यादा इक्विटी और प्रेफरेंस मिला के टोटल कैपिटल खरीद ली है, तो जिसने आधे से ज्यादा इन्वेस्ट किया है, जो इन्वेस्टर कंपनी है, ये कौन हो जाएगी? होल्डिंग। और जो इन्वेस्टी कंपनी है वो कौन हो जाएगी? सब्सिडियरी। एच क्या हो गई? इन्वेस्टर कंपनी और होल्डिंग कंपनी। एस क्या हो गई? इन्वेस्टी कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी। याद रहेगा बच्चे? तो होल्डिंग और सब्सिडियरी का रिलेशन, पहला पॉइंट किस वजह से बनता है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट की वजह से। क्लियर है बच्चे? जवाब दे दो प्लीज। ये आ गया केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। कहता है बॉस एक कंपनी है एच प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, और एक कंपनी है एस प्राइवेट लिमिटेड। सर दोनों की सेपरेट लीगल एंटिटी है, दोनों ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी एक दूसरे में, एच ने एस में 1 रुपया भी नहीं लगाया हुआ। क्लियर है बात? याद रहेगा, दोनों प्राइवेट कंपनीज है। बेटा एच में डायरेक्टर कौन कौन है? एच प्राइवेट लिमिटेड में अमित वोरा के फादर और अमित वोरा की मदर एच में डायरेक्टर्स है। जो कंपनी है एच, उसके डायरेक्टर्स कौन है? मेरे मम्मी पापा। प्राइवेट कंपनी है ना, 2 डायरेक्टर्स होते हैं। जो एस कंपनी है इसमें 2 डायरेक्टर कौन है? अमित वोरा एंड वाइफ। ये बात समझ आ रही है? मैंने और मेरी बीवी ने एक कंपनी बना रखी है, मेरे मम्मी और मेरे पापा ने एक कंपनी बना रखी है। इसमें कोई डाउट? मम्मी पापा अलग है, उनकी कंपनी अलग है, मैं और मेरी वाइफ अलग है, हमारी कंपनी अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटीज है। लेकिन अब सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। अमित वोरा और वाइफ जो कि एस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स हैं, एस प्राइवेट लिमिटेड के कौन है? डायरेक्टर्स। ये एच प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर से बिना पूछे अपनी कंपनी में कुछ डिसीजन ही नहीं लेते यार। इसका मतलब एक कंपनी के डायरेक्टर्स कुछ भी करने से पहले दूसरी कंपनी के डायरेक्टर से पूछते हैं और जो वो कहते हैं वही करते हैं। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक कंपनी के डायरेक्टर्स दूसरी कंपनी के डायरेक्टर्स को फुल कंट्रोल कर रहे हैं? तो कहता है इससे भी आप होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी के रिलेशन में आ जाओगे। तो होल्डिंग और सब्सिडियरी का रिलेशन बेटा सिर्फ कैपिटल इन्वेस्टमेंट से नहीं आता, होल्डिंग और सब्सिडियरी का रिलेशन आता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट से, या दूसरा ऑप्शन क्या हो गया? कंट्रोलिंग से। क्लियर है बच्चे ये बात? कोई डाउट इसके अंदर? अच्छा यहां पर मैं आपको एक फालतू का ज्ञान दे रहा हूं, सुनिएगा बड़े ध्यान से ऑल ऑफ यू। एच प्राइवेट लिमिटेड के 2 डायरेक्टर्स कौन कौन से हैं? एच प्राइवेट लिमिटेड के फादर एंड मदर। एस प्राइवेट लिमिटेड के कौन से हैं? अमित वोरा एंड वाइफ, राइट। लेकिन हम दोनों डायरेक्टर जरूर है सब्सिडियरी एस कंपनी के, लेकिन हमारी कंपनी में सारी डिसीजन मेकिंग किसकी चलती है? फादर और मदर की। तो फादर और मदर हमारी कंपनी में डीम्ड या शैडो डायरेक्टर माने जाएंगे। याद रहेगी बात? ये जो फादर मदर है अपनी कंपनी में ये डायरेक्टर्स हैं, मेरी कंपनी में ये क्या माने जाएंगे? शैडो डायरेक्टर। याद रहेगा बच्चे? गवर्नमेंट कहेगी जी, ये फादर और मदर को कहेगी जी आप दोनों डायरेक्टर्स हो कंपनी में, अमित वोरा की कंपनी में। वो कहेंगे जी हम तो डायरेक्टर नहीं है, हमारा तो नाम भी नहीं है डायरेक्टर्स में। गवर्नमेंट कहेगी जी नाम में क्या रखा है, आपके बिना तो काम ही नहीं होते, आपसे बिना पूछे कुछ होता ही नहीं, डिसीजन ही नहीं लेते वो, तो इसलिए यू विल बी डीम्ड एज डायरेक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे फादर एंड मदर अपनी कंपनी में डायरेक्टर हैं और मेरे फादर एंड मदर मेरी कंपनी में शैडो डायरेक्टर है। एनी डाउट इन दिस? क्लियर है बच्चे? पक्का? अच्छा एक चीज और बताओ, अमित वोरा और वाइफ दोनों लोगों की जो कंपनी है, ये लोग कभी भी एक वकील है जो इनका फ्रेंड है वकील, उससे बार बार सलाह लेते हैं तब कोई डिसीजन लेते हैं। अब क्या वो भी मेरी कंपनी में शैडो डायरेक्टर माना जाएगा? नहीं, क्योंकि वो तो प्रोफेशनल है ना। अगर किसी से प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस लेके उसको मान रहे हो तो वो तो अपना प्रोफेशनली काम कर रहा है। फादर मदर की एडवाइस तो मैं इसलिए ले रहा हूं कि माँ बाप है और एडवाइस नहीं है, उनका ऑर्डर है, मुझे मानना ही मानना पड़ेगा। तो कहता है इस केस में भी होल्डिंग और सब्सिडियरी का रिलेशन आ जाएगा।
तो अगर कोई बंदा प्रोफेशनल कैपेसिटी में गाइड करता है तो वो शेडो डायरेक्टर नहीं माना जाएगा। एनी डाउट इन दिस? तो पहला तरीका क्या हुआ होल्डिंग और सब्सिडरी का? सर, एक कंपनी दूसरी कंपनी में आधे से ज्यादा कैपिटल खरीदती है। दूसरा तरीका क्या हुआ? सर, एक कंपनी के डायरेक्टर्स दूसरी कंपनी के डायरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। इसमें कोई डाउट? जवाब दे दो प्लीज। अब सुनिए तीसरा तरीका। तीसरा तरीका आता है, एक कंपनी है एच प्राइवेट लिमिटेड। सुनिएगा बेटा मजे की बात, इधर इसके अंदर एक कंपनी है एस प्राइवेट लिमिटेड। इधर देखिए, एस प्राइवेट लिमिटेड के टोटल 1 लाख शेयर्स हैं। एस के कितने शेयर्स हैं? 1 लाख। इसमें कोई डाउट? ठीक है। जिसमें से एच ने 60,000 शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो कितने परसेंट हो गए? 60%, राइट? एच हो गई होल्डिंग और एस हो गई सब्सिडरी। इसमें कोई डाउट? जवाब दो। नो डाउट। अब कहता है जी जो एस प्राइवेट लिमिटेड है, आगे कंपनी है बी प्राइवेट लिमिटेड। बी प्राइवेट लिमिटेड के खुद के 10 लाख शेयर्स हैं। कितने हैं? 10 लाख शेयर्स। ठीक है बेटा, बी प्राइवेट लिमिटेड के 10 लाख शेयर्स हैं। इन 10 लाख शेयर्स में से एस प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदे हुए 7 लाख शेयर्स। इसमें कोई डाउट? तो एस होल्डिंग होगी और बी सब्सिडरी होगी, हाँ या ना? मैंने आपके आधे से ज्यादा शेयर खरीदे, आप मेरे सब्सिडरी हो। आपने आगे किसी और के आधे से ज्यादा खरीदे तो वो आपकी सब्सिडरी है, हाँ या ना? तो कहता है बॉस मेरी सब्सिडरी की सब्सिडरी, एच के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, मेरी सब्सिडरी एस है, उसकी सब्सिडरी बी है, ये भी मेरी सब्सिडरी मानी जाएगी। याद रहेगी बात? तो मतलब एच की सब्सिडरी की जब हम बात करेंगे तो एस भी एच की सब्सिडरी है और बी भी एस की सब्सिडरी है। याद रहेगी बात? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मेरी सब्सिडरी की सब्सिडरी भी मेरी सब्सिडरी मानी जाएगी। इसको मैं अपनी भाषा में बोलता हूं चेन सब्सिडरी। चेन सब्सिडरी, ठीक है जी। और इस पूरे क्वेश्चन का नाम मैंने रखा हुआ है 3 C's: कैपिटल, कंट्रोल, चेन। 3 C's। जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर्स खरीदती है तो भी होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन हो जाता है। जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के एक कंपनी के डायरेक्टर्स किसी दूसरी कंपनी के डायरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं तो भी होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन हो जाता है। मेरी सब्सिडरी की सब्सिडरी भी मेरी सब्सिडरी मानी जाए। एनी डाउट इन दिस? क्लियर है ये बात सबको? चले आगे। बट याद रखिएगा बेटा एक चीज प्लीज ऑल ऑफ यू, ये जो मैंने कहा ना मेरी सब्सिडरी की सब्सिडरी भी मेरी सब्सिडरी मानी जाएगी, ये सिर्फ 2 लेयर्स तक अलाउड है। कहां तक? 2 लेयर्स तक। मेरे अंडर, उसके अंडर। मतलब बी के अंडर भी अगर कोई और होती तो वो एच की सब्सिडरी नहीं मानी जाएगी। समझ आ रही है बात? अगर बी के अंडर भी कोई होती तो वो एच की सब्सिडरी नहीं मानी जाती। वो सिर्फ किसकी सब्सिडरी मानी जाती? बी की और एच की। याद रहेगा सबको? सिर्फ ये जो होल्डिंग सब्सिडरी वाला रिलेशन है ये 2 लेयर्स तक चलता है। 2 लेयर्स मतलब मेरे अंडर और उसके अंडर। याद रहेगी बात? उसके अंडर अगर कोई कंपनी है तो वो मेरी सब्सिडरी नहीं मानी जाएगी। एनी डाउट इन दिस? क्लियर है बच्चे सबको? चलें आगे। अच्छा एक चीज बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि एक कंपनी है जिसका नाम है, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक कंपनी है जिसका नाम है एच लिमिटेड, ठीक है? इसके अंडर ए है, ए लिमिटेड है, इसके अंडर बी प्राइवेट लिमिटेड है, इसके अंडर सी लिमिटेड है, इसके अंदर डी प्राइवेट लिमिटेड है, इसके अंदर ई लिमिटेड है। मतलब एच ने खुद इन सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करी हुई है। मतलब एच ने इसमें भी शेयर खरीद रखे हैं, कितने? 60%, इसमें 70%, इसमें 50% से ज्यादा, इसमें 70%। तो ये सारी एच की सब्सिडरीज होगी। मतलब अगर हम 1 लेयर की बात करें, 1 लेयर की एच के नीचे, चाहे एच के नीचे 1000 कंपनीज हो, लेकिन शर्त क्या है कि सब में एच की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, हाँ या ना?
समझ आ रही है बात सबको? लेकिन अगर यही ए के नीचे होती क्यू, पी के नीचे होती आर। अब बताओ मेरे को ध्यान से, क्या ए एच की सब्सिडरी है? यस। क्या पी एच की सब्सिडरी है? यस। क्या आर एच की सब्सिडरी है? याद रहेगा सबको। और क्या बी सी डी ई एच की सब्सिडरी है? यस। तो लेयर को हम वर्टिकली काउंट करेंगे, हॉरिजॉन्टली काउंट नहीं करेंगे, वर्टिकली। याद रहेगा? एनी डाउट इन दिस बच्चे? हो गया इतना क्वेश्चन हमारा? नोट कर लिया सबने? 3 C's, कैपिटल, कंट्रोल एंड चेंज। चलें जी आगे। डन। अब देखिए बेटा क्या कहता है यहां पे। अब मैं आपसे केस स्टडी पूछ रहा हूं, आप जवाब दोगे प्लीज, ठीक है? केस स्टडी है, आप जवाब दोगे। अब होल्डिंग सब्सिडरी मतलब समझ आ गया, और डेफिनेशन कहां दी गई है होल्डिंग की? सेक्शन 2 क्लॉज 46 में, और सब्सिडरी की सेक्शन 2 क्लॉज 87। याद रहेगा? अच्छा, अब देखिए बेटा यहां पे क्या कहता है। एक केस स्टडी आती है यहां पे, ये कहता है एक कंपनी है एच लिमिटेड, ठीक है, और एक कंपनी है एस लिमिटेड। देखो एक चीज याद रखिएगा बच्चे, यहां पर केस स्टडी करना आपके लिए आसान है अभी। क्यों? अमित सर चार्ट की फॉर्म में, क्वेश्चन ही चार्ट की फॉर्म में देते हैं। जब पेपर में आती है ना 15-20 लाइनें, और उसको आपको पढ़ना होता है, और पढ़ने के बाद समझ के खुद डायग्राम बनाना पड़ता है, यार ये क्या रहा है, तब जाके दिक्कत आती है। समझ रहे हो ये चीज? अभी तो क्या है, मैं आपको धीरे धीरे उस लेवल पे लेके जाऊंगा ना, एकदम से तो कानों का हाथ लगा लोगे आप लोग। तो एक कंपनी है एच लिमिटेड, एक कंपनी है एस लिमिटेड। अब एस लिमिटेड के टोटल 1 लाख शेयर्स हैं, ठीक है? इन 1 लाख शेयर्स में से एच ने 60,000 शेयर्स खरीदे होंगे। क्लियर है ये बात? डन? कोई डाउट इसमें? ठीक है। ऐसे ही एक और कंपनी है जिसका नाम है आर लिमिटेड। आर लिमिटेड के 10 लाख शेयर्स हैं, जिसमें से एच ने 7 लाख शेयर्स खरीदे। इसमें कोई डाउट? नो डाउट। एक कंपनी है जिसका नाम है एन लिमिटेड। एन लिमिटेड, इसके टोटल शेयर्स हैं 2 लाख, जिसमें से 55,000 शेयर्स एस ने खरीदे हुए और 55,000 शेयर्स आर ने खरीदे। 55 एस ने और 55 आर। एनी डाउट? कहते हैं जी ये बताइए कि इन सब का आपस में क्या रिलेशन है। पहली बात, क्या मैं ये कह सकता हूं कि एस के 1 लाख में से एच ने 60,000 खरीदे हुए हैं, तो एच होल्डिंग है और एस सब्सिडरी है? इसमें कोई दिक्कत? ठीक है जी। पहली बात हमें समझ आती है सर, एस इज सब्सी ऑफ एच। क्लियर है? क्योंकि 60% कैपिटल खरीदी हुई है। यस और नो? ठीक है जी। आर जो कंपनी है, आर, इसके 10 लाख शेयर्स हैं। इन 10 लाख शेयर्स में से एच ने 7 लाख 70% खरीदे। तो क्या आर एच की भी सब्सिडरी है? मतलब एस भी एच की सब्सिडरी और आर भी एच की सब्सिडरी है। ठीक है सर, आर इज सब्सिडरी ऑफ एच, मान लिया। ठीक है। अब ये कहानी में आता है ट्विस्ट। एच की एक सब्सिडरी है एस, एच की एक सब्सिडरी है आर। अब ये जो एन है, एन, इधर देखिए बेटा, एन की बात कर रहा हूं। क्या एन एस की सब्सिडरी है? क्या एन एस की सब्सिडरी है? नहीं सर, 2 लाख में से आधा बनता है 1 लाख। 1 लाख से ज्यादा खरीदती तो एस होल्डिंग होती है और एन सब्सिडरी होती नहीं है। क्या ये एन आर की सब्सिडरी है? नो। हाँ या ना? एन के टोटल शेयर 2 लाख है ना, 50% से ज्यादा कितने होते हैं? 1 लाख से ज्यादा। लेकिन दोनों ने 55 खरीदा, तो 1 लाख से ज्यादा तो नहीं है ना इसके ना इसके। तो मतलब ये एन ना एस की सब्सिडरी है ना आर की सब्सिडरी है।
एस की और आर की। क्लियर है ये बात? क्या एन जो है वो एच की सब्सिडरी मानी जाएगी? क्या जो एन है, एन ये एच की सब्सिडरी मानी जाएगी? अच्छा एक चीज बताओ, बड़े ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। अगर एन के 2 लाख शेयर है, अगर एस ने इसमें से 1 लाख से ज्यादा खरीदे होते तो एस होल्डिंग होती है और एन सब्सिडरी होती है, हाँ या ना? और एच की होल्डिंग के अंडर एस के अंडर एन, उस केस में तो ये भी सब्सिडरी आ जाती, हाँ या ना? मेरी सब्सिडरी की सब्सिडरी मेरी सब्सिडरी है, ये तो क्लियर है ना? लेकिन कहता अगर मेरी 2 या 2 से ज्यादा सब्सिडरीज ने मिलके किसी तीसरी कंपनी में भी आधे से ज्यादा शेयर खरीदा है तो भी वो चाहे एन, एस और आर की सब्सिडरी नहीं मानी जाएगी, लेकिन एच की सब्सिडरी मानी जाएगी। समझ आया मैंने क्या बोला? क्लियर है कि गया ऊपर से? भाई एन एस की सब्सिडरी नहीं है क्योंकि 55,000 है 2 लाख में से, ये भी 55 है, लेकिन दोनों मिला के कितने हो गए? 1,10,000। क्या 50% से ज्यादा हो गए? और ये दोनों किसकी सब्सिडरी है? एच की सब्सिडरी है। राइट बच्चे, समझ आ रही है बात? तो यहां पर कहता है जी एन इज सब्सिडी ऑफ एच बट नॉट सब्सिडी ऑफ एस एंड आर। एनी डाउट? तो मेरी सब्सिडरीज हैं वो मिलके किसी और में, अगर मेरी मान लो 6 सब्सिडरीज हैं, वो 6 की 6 आगे किसी और में 10-10% शेयर खरीदती है, 60% हो गया, तो वो जो थर्ड कंपनी है नीचे वाली सबसे, वो मेरी सब्सिडरीज की सब्सिडरी नहीं मानी जाएगी, लेकिन मेरी सब्सिडरी मानी जाएगी। क्लियर है? समझ आ रही है बात सबको? कोई बच्चा जो कंफ्यूज हुआ? नो? चले, कर लिया ये सबने नोट? तो ये होगी हमारी केस स्टडी 1। डन जी? हटा दूं बेटा? कोई जवाब ही नहीं। अब आती है केस स्टडी 2। बेटा बड़े ध्यान से सुनिएगा प्लीज ऑल ऑफ यू। एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है? क्लियर है? एक कंपनी है बी लिमिटेड और एक कंपनी है सी लिमिटेड। अगर मैं कह रहा हूं ना, पेपर में थोड़ी ऐसे डायग्राम आएगा, पेपर में कोई लैंग्वेज आएगी, ए बी सी लिमिटेड, ठीक है? ए लिमिटेड के हैं 10 लाख शेयर्स। ए लिमिटेड के कितने शेयर्स हैं? 10 लाख शेयर्स। बी लिमिटेड के शेयर्स हैं कितने? 5 लाख शेयर्स हैं इस कंपनी में, और सी लिमिटेड में है 7 लाख शेयर्स। 3 कंपनीज हैं ए बी सी। ए में 10 लाख शेयर हैं, बी में 5 लाख शेयर हैं और सी में टोटल 7 लाख शेयर। ठीक है बेटा, ए जो है इसने बी के 3 लाख शेयर्स परचेज किए हुए। ठीक है, कोई डाउट? और ए ने सी के 3 लाख शेयर्स परचेज किया हुआ। और बी ने सी के 1 लाख शेयर्स परचेज किया। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन समझ आया? पक्का? कोई डाउट? अब कहता है जी कमेंट करो इन कंपनीज के स्टेटस पे। बताओ बेटा, कमेंट करो स्टेटस पे। पहली बात हम करते हैं बी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप बताइए बी क्या है? सब्सिडी ऑफ ए। इसमें कोई डाउट? क्लियर है? और सी क्या है? सी सब्सिडी ऑफ बी है, सब्सिडी ऑफ ए है, या कुछ भी नहीं है?
सी क्या है, सोच के जवाब दीजिए, कुछ है भी कि नहीं है भाई। 7 लाख शेयर हैं इसके, ए ने उसमें से 3 लाख खरीदे हैं, आधे से ज्यादा तो नहीं है। बी ने उसके 1 लाख खरीदे हैं, ये भी आधे से ज्यादा नहीं है। तो बताइए कोई रिलेशन आता है? कितने लोगों को लगता है सर सी ए की सबसी होनी चाहिए? सी ए की सबसी कितनों को लगता है सर नहीं होनी चाहिए? सी इज द सबसी ऑफ ए। भाई जब मेरी 2 सब्सिडरीज ने मिलके तीसरे में खरीदा था तो भी वो मेरी सब्सिडी थी, और यहां तो एक मेरी सब्सिडी इन्वेस्ट करी है, एक मैं खुद डायरेक्टली कर रहा हूं, क्या दिक्कत है इसमें? आया ना? पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करो ध्यान से। इसके अंदर देखा जाए तो एन में एच की कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं थी, हाँ या ना? मेरी सब्सिडरीज ने इन्वेस्ट किया था तो भी वो तीसरी वाली मेरी सब्सिडरी बन गई थी। तो यार लॉजिकली देखा जाए यहां तो मैं खुद इन्वेस्ट कर रहा हूं, यस और नो? तो मेरी खुद की होल्डिंग कंपनी और मेरी खुद की सब्सिडरी कंपनी दोनों ने मिलकर तीसरी में आधे से ज्यादा शेयर खरीद लिया ना। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने यहां पे आपको क्या बोला था? मैंने यहां पे बोला था आपको कि अगर मेरी सब्सिडरीज मिलकर आगे खरीदती हैं, और अब मैं यहां पर आपको क्या बोल रहा हूं? यहां पर मैं आपको कह रहा हूं if investment by a company and its subsidiary company, if investment by a company and its subsidiary company, या और क्लैरिटी के लिए कह सकते हो इफ इन्वेस्टमेंट बाय होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी कंपनी in any other company exceeds 50% in aggregate, मतलब दोनों की कंबाइन मिला के, आया ना? in aggregate, comma then such other company shall also become subsidy of such holding company. यस और नो? जवाब दे दो, थोड़ा एक्टिवली दे दो। बहुत एक्टिव होना तुम लोग। चले बेटा आगे। डन। अच्छा, मैं जो कुछ भी आपको पढ़ा रहा हूं आप घर जाके रोज साथ साथ रिवाइज कर रहे हो? मुझे लगता है ऐसा कि जो चीज मैं पढ़ाता हूं 2-2.5 घंटे में, अगर आप घर जाके उसको रिवाइज करो तो आधे घंटे में मैक्सिमम रिवाइज हो जाती है। याद रखना, पास वही होगा जो इसको डे 1 से लेके डे एंड तक फॉलो करेगा। ईमानदारी की बात समझो, मैंने ना बड़ी R&D करी है। जब आप लाइफ में कुछ बन जाते हो या आप कुछ भी नहीं बनते हो तो आप एक चीज जरूर बनते हो, फिलोसफर, है ना? हैप्पी विद माई लाइफ, मेरी अच्छी प्रैक्टिस है, सब कुछ अच्छा। अब होता क्या है, मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है, बड़े ध्यान से सुनना। आप जितने भी बच्चे बैठे हो अभी क्लास में, अभी ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के, क्या सारे के सारे पास हो जाओगे? CS एग्जीक्यूटिव में फर्स्ट मॉड्यूल में एग्जाम में सारे पास हो जाओगे? हाँ या ना? नो, राइट? लेकिन क्या मैं अभी पढ़ा रहा हूं आप सबको इक्वली पढ़ा रहा हूं? क्या आप सबको 100% चीजें समझ आ रही है? आ रही है ना? इसका मतलब मैं सब कुछ सही पढ़ा रहा हूं और आपको सब कुछ क्लैरिटी के साथ समझ भी आ रहा है। फिर भी कुछ बच्चे पास होंगे, कुछ नहीं होंगे। इसका रीजन क्या है? सिर्फ एक रीजन है, जो थोड़े दिनों तक रिटेन रखता है वो पास नहीं होता, जो एग्जाम तक रिटेन रखता है वो पास हो जाता है, और कोई फर्क नहीं। ओनली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसर एंड फेलियर। यस और नो? आपको अभी तो समझ आ गया, आपने हफ्ते तक उसको याद भी रखा, उसके बाद आपने रिवाइज नहीं किया, आप भूल गए, पेपरों में याद नहीं आ रहा, फेल हो गया। यस और नो? तो द ओनली डिफरेंस इज
द पर्सन हु इज एबल टू रिटेन इट टिल एटलीस्ट हिज एग्जाम, ही विल बी एबल टू थ्रू द एग्जाम। एंड ट्रस्ट मी, तब तक याद रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसको बार बार पढ़ो। नहीं पढ़ा जाता, इसी क्वेश्चन को कॉपी खोल के एक बार पढ़ के बोल बोल के अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लो, उसके बाद उस आवाज को सुनते रहो। सिंपल सी बात है, क्या दिक्कत है? समझ आ रही है बात सबको? याद रहेगा, ट्राई टू लिसन इट अगेन एंड अगेन। ठीक है, यहां तक हमें बात समझ आ गई बच्चे? अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है हमारा, बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा मैं क्या बोल रहा हूं। एक ना क्वेश्चन है जिसको हम बोलते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 6, एसोसिएट कंपनी। क्या बोलते हैं? एसोसिएट कंपनी। देखिए ये रहा, इसको बेटा बड़े ध्यान से सुनिएगा प्लीज। देखिए इधर, अगर हमने किसी कंपनी के, देखिए अगर हमारी कंपनी ने किसी कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए तो हमारी कंपनी क्या हो गई? होल्डिंग। और सामने वाली कंपनी क्या हो गई? सब्सिडियरी। ये तो आपको पता है, मोर देन 50 खरीद लिए तो। लेकिन कहता है अगर हमारी कंपनी ने, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के सिग्निफिकेंट शेयर्स खरीद लिए। कितने? सिग्निफिकेंट। ठीक है, और वो सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है? 20% और मोर ऑफ टोटल शेयर कैपिटल, इक्विटी एंड प्रेफरेंस बोथ, बट नॉट मोर देन 50%, बट नॉट मोर देन 50%। हमने किसी के 25% शेयर खरीद लिए, 21% खरीद लिए, 40% खरीद लिए, तो वो सामने वाली हमारी सब्सिडरी तो नहीं बनी, लेकिन 20 और मोर हो गए, तो सामने वाली हमारी एसोसिएट कंपनी हो जाएगी। याद रखिए बात, अगर हमारी कंपनी ने किसी सामने वाली कंपनी के अंदर आधे से ज्यादा शेयर खरीद रहे हैं तो वो हमारी सब्सिडरी है। 20% और मोर खरीदे हैं, 20% और मोर पर आधे से कम, तो वो हमारी कौन है? एसोसिएट कंपनी। याद रहेगा बच्चे? बोलिए। इधर देखिए ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, इधर देखना बड़े ध्यान से। देखिए ये कंपनी है एच, एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी और एक कंपनी है सी। एच ने बेटा ए के 10% शेयर्स खरीदे हैं, एच ने बी के 25% शेयर्स खरीदे हैं और एच ने सी के 55% शेयर्स खरीदे। ठीक है जी, एच ने 3 अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, एक के 10% शेयर्स खरीदे हैं, एक के बी के 25% और सी के 55%। अब आप बताइए क्या सी सब्सिडरी होगी एच की? हाँ या ना? तो सी सब्सिडरी होगी। समझ आ रही है बात सबको? क्योंकि आधे से ज्यादा शेयर्स है। क्या बी एच की एसोसिएट कंपनी हो जाएगी? यस, क्योंकि एच ने बी में 20% और मोर कैपिटल खरीदा है। यस और नो? क्लियर है? तो ये बी क्या होगी बेटा? एसोसिएट होगी। और ए क्या एच की सब्सिडरी है? ए क्या एच की एसोसिएट है? कुछ भी नहीं है। सिंपल हम बोलेंगे एच इज अ मेंबर ऑफ ए, एच इज अ मेंबर ऑफ ए। हाँ या ना? एच की जो बैलेंस शीट बनेगी ना, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, उसमें सब्सिडरी और एसोसिएट दोनों का आएगा। याद रखना, पुराने एक्ट में कभी भी एसोसिएट कंपनी नहीं था, ये न्यू एक्ट का न्यू कॉन्सेप्ट है। याद रहेगा, ये जो एसोसिएट कंपनी है ये नया कॉन्सेप्ट है, पुराने एक्ट में नहीं था। तो कहता है इसलिए पुराने जब हम पढ़े थे, जब मैं पढ़ा था अकाउंट्स, तो हमारे टीचर ने हमें कॉलेज में पढ़ाया होगा, कोचिंग तो कभी लगाई नहीं, कॉलेज में टीचर ने पढ़ाया होगा हमें कि बेटा कंसोलिडेशन में होल्डिंग में सब्सिडरी आता है। अब मैं आपको बता रहा हूं होल्डिंग में सब्सिडरी भी आएगा और होल्डिंग में एसोसिएट कंपनी। क्लियर है ये बात सबको? कोई डाउट इसके अंदर? जवाब दे दो जी। ठीक है जी। और याद रखना, अगर ए ने बी के शेयर्स खरीदे हैं तो ए एसोसिएट नहीं है। एसोसिएट कंपनी इन्वेस्टर नहीं होती, कौन सी होती है? इन्वेस्टी कंपनी होती है जिसमें हमने खरीदे हैं। याद रहेगा सबको? जवाब दीजिए प्लीज।
डन। तो यहाँ देखो मैंने स्पेशली नोट की फॉर्म में ना यहाँ पे कहीं लिखा भी था ये कि बी इज एन एसोसिएट ऑफ ए लिमिटेड। जिसमें खरीदा है वो हमारी सब्सिडरी होती है आधे से ज्यादा, और अगर उसमें आधे से ज्यादा नहीं है 20 और मोर है तो वो हमारी एसोसिएट। क्लियर है बच्चा? अच्छा एक चीज बताइएगा बड़े ध्यान से जो मैं पूछ रहा हूं प्लीज, ठीक है? देखिए इधर एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है बी लिमिटेड, एक कंपनी है सी लिमिटेड, ठीक है? तीनों ने मिलके एक नई कंपनी फॉर्म करी एबीसी लिमिटेड, ठीक है? अगर तो बेटा ये ए बी एंड सी, इधर देखिए, अगर ये ए बी एंड सी खत्म हो जाते तब एबीसी बनती, इसको हम बोलते हैं मर्जर। यहां पे मैं कह रहा हूं ए भी चल रही है, बी भी चल रही है, सी भी चल रही है, और चौथी एक और इन्होंने नहीं बना दी, इसको बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर। क्या बोलते हैं? ज्वाइंट वेंचर। याद रखिए बात, इसमें कोई डाउट किसी को? जब आप मिलके कोई नई कंपनी फॉर्म करते हो और पुरानी वाली भी चल रही होती है, इसको क्या बोलते हैं? ज्वाइंट वेंचर, ठीक है? अब मान लो ए ने शेयर्स लगाए थे इसमें 60%, बी ने शेयर्स लगाए थे 30%, इन्वेस्टमेंट 60 इसने खरीदी शेयर्स, मतलब मान लो इसके 10 लाख शेयर्स हैं, 6 लाख इसने खरीदे, 3 लाख इसने खरीदे और 10% इसने खरीदे। क्लियर है ये बात? हमें समझ आ रहा है? 3 कंपनीज ने चौथी कंपनी बनाई, तीनों ने अपने अपने पैसे लगाए, कितने? 60% शेयर्स इसने खरीद लिए, 30 इसने और 10 इसने, इसके टोटल शेयर्स है मान लो 10 लाख। कोई डाउट इसके अंदर बेटा? ठीक है? अब आप मुझे बताओगे एबीसी का और एबीसी का ए से, एबीसी का बी से और एबीसी का सी से क्या रिलेशन है? इधर ऑल ऑफ यू, एबीसी का ए से क्या रिलेशन है? देखिए एबीसी इज सब्सिडरी ऑफ ए, राइट? एबीसी इज एसोसिएट ऑफ बी and C is member of ABC. राइट? ABC का और C का याद रखिएगा बेटा, इन दोनों का वो वाला एसोसिएट वाला रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि ABC जो है, चाहिए जॉइंट वेंचर है, लॉ बोलता है जॉइंट वेंचर में होगा, लेकिन शर्त क्या है जॉइंट वेंचर में भी कि आपकी वो जो 20% वाली लिमिट है वो होनी चाहिए। अगर इसका 60 है, इन दोनों का 20-20 भी होता तो फिर भी ये दोनों क्या हो जाते? एसोसिएट। ये एबीसी क्या हो जाती? दोनों की एसोसिएट हो जाती। हाँ या ना? समझ आया मैंने क्या बोला? मैम एबीसी के कितने शेयर्स हैं? एबीसी के कितने शेयर्स हैं? एबीसी के उस 10 लाख में से सी ने कितने खरीदे हैं? खरीदे किसने? किसने खरीदे हैं? तो सी ने खरीदे हैं किसमें? एबीसी में। तो सी एबीसी का क्या हुआ? क्लियर है जी? हो गया बच्चे? इसके अंदर किसी को डाउट प्लीज जवाब दे दो यार, हटा दूं इसको। अच्छा, अब यहां पे मेरा पिछले क्वेश्चन में एक ट्विस्ट आता है, इसमें केस स्टडी 2 में, ये जो केस स्टडी 2 थी ना, ये वाला डायग्राम है ना, इसमें मेरा एक ट्विस्ट आता है, सुनना ध्यान से। क्या मैं कह रहा हूं? कौन कौन सी कंपनी थी? ए बी सी, ठीक है? इधर देखिए, मैं कह रहा हूं विल इट मेक एनी डिफरेंस टू योर आंसर? विल इट मेक एनी डिफरेंस टू योर आंसर? विल इट मेक एनी डिफरेंस टू योर आंसर? इफ, अगर इन्वेस्टमेंट ऑफ ए लिमिटेड इन बी लिमिटेड इज 2 lakh shares and not 3 lakh, बताओ जी। अगर ए ने बी में 3 लाख शेयर्स ना लेके
2 लाख शेयर्स लिए होते तो क्या होता, है ना। अगर ए ने बी के 2 लाख शेयर खरीदे होते तो कितना परसेंट खरीदा होता, कितना 40%। 5 लाख में से 2 लाख कितना हो गया 40%। तब ए और बी का होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन होता है या एसोसिएट का, ये बात सबको समझ आ रही है, ठीक है। फिर ए और बी ने मिलके, दोनों ने मिलके इसके 7 लाख शेयर्स में से 4 लाख खरीदे, आया ना। तब हम इन दोनों को क्लब नहीं करते, क्यों, क्योंकि ए की सब्सिडरी थोड़ी है बी, आया ना। क्योंकि देखो यहां क्या लिखा था मैंने, इफ इन्वेस्टमेंट बाय होल्डिंग एंड इट्स सब्सिडरी, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसने इसके 2 लाख शेयर्स खरीदे, 40% शेयर खरीदे, तो बी ए की सब्सिडरी नहीं रहेगी। जब बी ए की सब्सिडरी नहीं देगी तो सी भी ए की सब्सिडरी नहीं रहेगी, आया ना। समझ आया सबको मैंने क्या बोला, अनिकेत जी क्लियर है। क्योंकि आपने और आपकी सब्सिडरी ने मिलकर अगर तीसरी में खरीदे हैं, यहां पर मैंने और मेरी एसोसिएट ने हो गया ना, सब्सिडरी तो ही नहीं। तो कहता है अगर बी में 3 लाख की जगह 2 लाख शेयर्स होते, 2 लाख होते, तो कहता है जी बी ए की सब्सिडरी नहीं बनती, और अगर बी ए की नहीं बनती तो बी और ए ने मिलकर सी में खरीदे आधे ज्यादा, तो सी भी ए की सब्सिडरी नहीं बनती। एनी डाउट इन दिस?